webinar that is on additional documents and evidence and latest judicial pronouncement. And you know, only one name is in my mind for this subject. I requested him on the basis of the demand of so many members from across the country that you please request to Kapil Bhai to speak on this very important matter, that what is the additional evidence, documents, and where and how to we should assess, we should try to accept it later on the appeal or stage. So I once again welcome you, and I also welcome Atul Puri Saab, Ramdev Kakla ji, especially from Calcutta. Gaurav ji will be join us later on, and during the Kartik Mehna, I received the blessings continuously from Kapil Bhai एंड राधा रानी, और एक अलग ही रूप कपिल भाई का हमें देखने को मिला। मैंने एक बार शायद क्लिपिंग भी अपने ग्रुप में शेयर की थी, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए मेंबर्स के कि कपिल भाई कहाँ हैं। तो मैंने कहा भाई कपिल भाई ने सिर्फ अपने घर पे भी इनवाइट किया था, और कपिल भाई ने ये प्रायोजन रखा था जो सुबह 5 बजे की बात है। तो बड़ा अच्छा लगा, और कपिल भाई बिजी हैं इसमें, रोजीना 4 से 5 घंटे 6 घंटे राधा रानी को दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई साहब पूरे कार्तिक महीने में 4 से 5 घंटे राधा रानी को दे रहे हैं, तो कम से कम उसका निष्कर्ष, क्योंकि हम सब लोग ना बड़े मतलबी हैं, तो वो कहूंगा 4 से 5 मिनट आज सेमिनार के लास्ट में राधा रानी के तौर पे दें हमें। तो विद दिस आई वंस अगेन वेलकम कपिल भाई, एंड ओवर टू यू सर। राजेश भाई आपको, कपिल जी एक मिनट, राजेश भाई, कपिल जी जितने प्रोफेशन में ऊंचे हैं ना, उतना ही ऊंचा इनका जो है भक्ति भाव है। यस सर, यस सर। ये बात मैंने देख ली, और इतने विनम्र है उस मामले में भी। और कृपा ठीक है राधा राधा जी की है, बट इनका मानना ये बात को, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। यस सर, यस सर। तो सॉरी सर, गो अहेड। नहीं सर, सो काइंड ऑफ यू पुरी साहब। मैं आई कैन बिलीव दिस इज योर ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू मी। आई ऑलवेज प्रे कि दैट मेरी प्रीति ठाकुर जी से हमारी बढ़ती जाए, और हम कभी भी कोई ऐसे घड़ी ना आए जिस समय हम उनको भूलें। यही प्रार्थना हर एक भगवान से, हर एक हमारे वेल विशर से मैं तो अपनी प्रेयर को बिल्कुल क्लियर रखता हूँ कि कोई भी क्षण ऐसा ना आए राजेश भाई जिस समय हमारे जित देखूं तित दिखे श्यामा शाम। तो ऐसा ही आशीर्वाद मैं आपसे मांग रहा हूँ। और पुरी साहब ये मेरी कोई उसमें वो नहीं है, आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे पास तो भक्ति का मैं पहली नर्सरी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ अभी, मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाया है उस स्कूल में। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को उस ग्रेड में ला पाऊँ, उस पाथ पे ला पाऊँ कि जो स्पिरिचुअलिज्म का रियल पाथ है। और जहाँ मेरे को ये मौका मिला राजेश भाई, ये मेरे इतने कोई प्रारब्ध अच्छे नहीं है, मैं तो अपने आप को पतित अधम और सब अवगुणों से रही वो मानता हूँ प्रसिद्ध। पर ये ठाकुर जी की और राधा रानी की बड़ी कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है पुरी साहब का, आपका, आप जैसे मेरे वेल विशरों का, और जो भगवान के रसिक जन हैं, जिसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ सर। और मैं हमेशा यही मांगता हूँ और मांगता रहूंगा आपसे। मेरी परमानेंट प्रेयर है, किसी संत ने कहा कि आप भगवान भोलेनाथ से मांगोगे ना, तो अगर आप कभी ये मांगो कि ठाकुर जी से प्यार बढ़ जाए, और भोलेनाथ अगर आपको दे देंगे तो आपकी वो भक्ति पारस की हो जाएगी। तो मांगने का ये प्रेयर क्लियर रहे कि चरणों से प्रीति उनकी बढ़ती जाए, और किसी भी क्षण उनका वो ना हो। तो किसी ने कहा राजेश भाई, भक्त ने, कि मजा आ रहा है दिलबर की दिल लगी से, मजा आ रहा है दिलबर की दिल लगी से पुरी साहब। तो उसने कहा कैसे, किसी ने पूछा कि मजा आ रहा है दिलबर की दिल लगी से कैसे, कह रहा है नजरें भी हम ही पे हैं और पर्दा भी हम ही से, नजरें भी हम ही पे हैं और पर्दा भी हमसे हम ही से। फिर वो कह रहे हैं जहां में जब लुटता है कोई खूब शोर मचाता है साहब, जहां में जब लुटता है कोई तो खूब शोर मचाता है, पर मेरे बांके बिहारी के दरबार की बात ही कुछ और है, जिसे देखो खुद बे खुद लुटने चला आता। मेरे बिहारी के दरबार की बात ही कुछ और है, जिसे देखो खुद बे खुद लुटने चला था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनी रहे सर। ठाकुर जी की ये विनम्र भाव है, हमारे पास तो भाव भी नहीं है पुरी साहब, पर ये ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और ये कार्तिक मास का आशीर्वाद, दामोदर मास का, इसमें यशोदा माता का और राधा रानी के लिए कृतिका नाम था उनका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 5 मिनट जरूर इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
आज का टॉपिक जो मुझे ड्यूटी दी गई है, हमें मिलना भी था थोड़ा सा, मेरी भी आप लोगों के यहाँ मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखिए मेरे लिए राजेश भाई ये चैनल ना कोई, हमारे लिए चैनल जो ड्यूटी मुझे पूरी साहब ने आपने दी है बड़ों ने, वो ड्यूटी किसी भी चीज से अलग है। उस ड्यूटी का मेरा कोई, इसका सिर्फ प्रेम भाव है, और एक भाव सिर्फ यही है कि सिर्फ हम अपनी तरफ से हम्बली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जितनी हमारी मेरी अपनी औकात है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है सर। तो उसका कोई और अदरवाइज मीनिंग नहीं है, मुझे पता ज़्यादा है ये कोई मीनिंग नहीं है, मुझे आता है कुछ, ये भी मीनिंग नहीं है। तो यही सबमिशन है सर। और आज का टॉपिक पूरी साहब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये मुझे कई दिनों से राजेश भाई कह रहे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया इसको प्रिपेयर करने के लिए, मैंने इसको फिर अलग तरीके से प्रिपेयर किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पूरी साहब, एंड रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही शुरू से, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या है राजेश भाई, जो बात चालू हुई कि इनकम टैक्स लॉ में या किसी भी लॉ में जब आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं काकरा जी, सबमिशंस फाइल करते हैं या सपोर्टिंग एविडेंसेस फाइल करते हैं, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि एविडेंस फाइल करने से पहले कंसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, और एविडेंशियरी, और किसको कौन सा एविडेंस लीड करना है। जैसे मान लीजिए हमने पहले भी कभी चर्चा करी होगी आपके हमारे इस चैनल में, बट आई एम हम्बली रिपीटिंग एंड रिकॉलिंग इन ब्रीफ कि राजेश भाई जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है फाइल करने का एविडेंस। अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया लेटर से, या आपने कोई खर्चा क्लेम किया पीएनएल अकाउंट में, फॉरेन ट्रेवल या कोई भी कमीशन या परचेज, तो उसका ओनर्स आपके ऊपर है, एसएससी के ऊपर है, जो क्लेम कर रहा है बताएगा कि वो खर्चा जेन्युइन है और उसका क्या सपोर्टिंग एविडेंस है। जब मांगा जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, वो रेवेन्यू नहीं दे सकता नेगेटिव एविडेंस। तो उसका एविडेंस कैसा होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और उसका एविडेंस किस स्टेज पे फाइल होगा और उसके क्या मायने होंगे, ये अलग बात। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम करी, टैक्स हॉलीडे वगैरह, उसके अपने जो भी उसके अंदर सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के, वो देना भी आपका ओनस रहेगा, क्योंकि आप इंसेंटिव क्लेम कर रहे हैं, आप एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं, आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईओयू है या कोई टैक्स हॉलीडे यूनिट है। बट इसके ऊपर एक और ओनस है जो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, वो कभी भी नहीं फॉलो होता। डिपार्टमेंट के ऊपर ओनस क्या है, अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस ऐसा कलेक्ट किया गया जिससे लगता है कि आपने कोई इनकम कमाई है, कैन यू इमेजिन, उसमें डिपार्टमेंट के ऊपर ओनस होता है, इनकम डिपार्टमेंट प्रूव करेगा। अब डिपार्टमेंट को वो भी एविडेंस देना होता है, डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि हमारे पे ओनस नहीं है। अगर हम एलिज कर रहे हैं किसी के ऊपर कोई चीज कि ये इसने एलिगेशन किया है कि आपने अकोमोडेशन एंट्री ली है या आपने कोई इनकम कमाई है या आपके हाथ में कोई रिसीट आई है, तो उसका एविडेंस राजेश भाई कौन देगा, असेसी थोड़ा देगा नेगेटिव एविडेंस, उसका डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट देगा। अच्छा, उसको भी वो चीज तब बतानी है जब वो शुरू कर रहा है गाड़ी को, तीर्थ यात्रा को, तीर्थ यात्रा के समापन पे नहीं बतानी, उद्यापन पे बतानी, मतलब जहां एंड बिगिनिंग हो रही है वहां बतानी। तो ऐसे नहीं कह सकते कि रेवेन्यू कह कि साहब हमेशा हर एक चीज का ओनर्स, ये कंसेप्ट ओनर्स का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए राजेश भाई कि डिपार्टमेंट असेसी पे ही डाल देता है सारा ओनर्स। डिपार्टमेंट समझता है कि सब चीजों का परमानेंट इनफॉलिबल नॉन शिफ्टिंग ओनर्स असेसी पे है, जन्म शुरू से लेकर आखिर तक। जब तक ऐसा नहीं है, असेसी पे कोई इनफॉलिबल ओनर्स नहीं होता है। अगर आपने लेटर से लोन लिया किसी से, आप लोन के लिए क्या एविडेंस दोगे। मैं 5-6 आपको बात लिखवा रहा हूं, लिख लो आप कागज पे कि मान लीजिए खर्चा है, उसकी क्या एविडेंस हो सकती है। कोई शेयर कैपिटल लोन है पूरी साहब, उसकी क्या एविडेंस हो सकती है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं उसको इवेल्युएट करता जाऊंगा। राजीव पुरी साहब आप भी कंट्रीब्यूट करते रहे। तो कोई खर्चा है तो उसकी क्या एविडेंस होगी, और कोई आपने अगर मान लीजिए टैक्स हॉलीडे डिडक्शन क्लेम करिए तो उसकी क्या एविडेंस होगी। कोई आपने लोन लिया है, कोई शेयर कैपिटल, कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करिए तो उसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी काकरा जी, एडवांस वगैरह जैसे शेयर कैपिटल है, लोन है, उसकी क्या एविडेंस होगी। ऐसे ही आपने कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है, सेल की, उसकी क्या एविडेंस होगी, आपने सेल किया है। तो मेरा सबमिशन है कि इन एविडेंसेस को डिस्कस करने से पहले ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक एक तो चर्चा हो सकती है राजेश भाई एविडेंसेस की, एक जनरल एविडेंस भी चर्चा हो सकती है कि जनरली टैक्स लॉज में एविडेंस क्या है, आप बताइए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नो बेटर। एक चीज ऐसी है जो जिसकी सैंक्टिटी डिपार्टमेंट कभी अप्रिशिएट नहीं करता, बट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है, एविडेंस लॉ में भी और टैक्स लॉ में भी है। पुरी साहब क्या है, The documentary evidence. No. I am asking that in the tax laws and in the law, no, Chaudhary ji, tax audit report nahi, no. Tax audit report is not that critical evidence. आप आगे चले गए, किससे बनते हैं डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको पता है इंडियन एविडेंस लॉ में लिखा हुआ है कि जो बुक्स आप रेगुलरली मेंटेन करी जाएगी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा काकरा जी वो सही है। ये कोई हवा की बात नहीं है। जो बुक्स आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं, प्रिजम्पशन होगी कि उनके फेवर की करेक्टनेस में। किसकी जो रेगुलर बुक्स है, ये कहां लिखा है? एविडेंस लॉ में लिखा हुआ है। और इनकम टैक्स एक्ट में भी एक सेक्शन है, सेक्शन 145 सब सेक्शन 3, जिसमें लिखा है कि अगर आपको बुक्स को डाउट करना है, वो उल्टी लैंग्वेज में है, नेगेटिव लैंग्वेज में, तो उसको डाउट करने के लिए अगर एओ को बुक्स रिजेक्ट करनी है राजेश भाई, तो क्या करेगा? एक मिनट में आपको पढ़ के बताता हूं। देखो, ये सेक्शन है जिसकी महिमा जितनी भी गाइड है उतनी कम है, और मेरे हिसाब से ये इतना क्रिटिकल है कि जितनी भी बार हम इसको पढ़ते हैं इसमें कोई ना कोई पॉइंट निकल जाता है। 145 सब सेक्शन 3, वेयर द एओ इज नॉट सेटिस्फाइड assessing officer about the correct, I'm reading from section 145 subsection 3, where the AO is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, or where the method of accounting provided in subsection 1 has not been regularly followed by the assessee, or income has not been computed in accordance with the standards notified in subsection 2। तो तीन कंटीजेंसी है राजेश भाई। पहली, जहां पर करेक्टनेस और कंप्लीटनेस डाउट है, ए। दूसरी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने फॉलो नहीं किया है प्रॉपरली। तीसरा, स्टैंडर्ड्स काकरा जी फॉलो नहीं किए हैं। The assessing officer may make an assessment in the manner provided in section 144। तो राजेश भाई, इसकी डिससेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड होगी अगर उसको बुक्स कबूल नहीं है, ना कबूलनामा, डिससेटिस्फेक्शन, कबूलनामा नहीं, ना कबूलनामा, कि वो बताएगा कि साहब मैं आपकी या तो इस पिजन होल में डाल रहा हूं, करेक्टनेस कंप्लीटनेस नहीं है, या मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, या स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप इसको उल्टा लीजिए, मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं, दूसरे। अगर आपने 145 इन्वोक ही नहीं करा, तो आप बुक्स को डाउट नहीं करेंगे। ये क्लियर है ना सर? तो इसका मतलब बुक्स आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं दोबारा बोलूं, कबूल है, कबूल है, कबूल। तो बुक्स अगर आपको 145(3) इन्वोक नहीं कर रहे आप, तो वो चौधरी जी, वो एक जो लिखा है ना नीचे, देखिए आप 145 सबसेक्शन 2 लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, वो 145 के तीन लिम्स हैं। पहला है करेक्टनेस कंप्लीटनेस, दूसरा है मेथड ऑफ अकाउंटिंग सर, और तीसरा है स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड इन सबसेक्शन 2। ये तीन कंटीजेंसीज हैं जिनके बेसिस पे आप बुक्स डाउट कर सकते हो। दैट इज क्लियरली पॉइंटेड आउट इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 145। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर। सो व्हाट आई वाज सेइंग राजेश भाई, कि 145 का जो सबसेक्शन 3, अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, अगर इसको इन्वोक नहीं किया गया, तो इसका मतलब बुक्स आपको कबूल है। और राजेश भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूं, करेक्टनेस एंड इसकी ये एविडेंशियरी वैल्यू है इसकी, ये एक्ट में ही लिखा है। अगर आपको बुक्स की एविडेंशियरी वैल्यू को डाउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको पहले 145(3) इन्वोक करना है। अच्छा राजेश भाई, आपके हिसाब से बुक्स की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? आपको पता है, जब हम रेगुलर बुक्स मेंटेन करते हैं काकरा जी, तो जो बुक्स में जैसे सेल लिखी है और जो परचेज लिखी है, मेरी बड़ी विनम्रता से आग्रह है, कोई भी मेरा भाई अगर किसी का माइक ओपन है तो कृपा करके उसको वो कर ले, सिवाय मेरे पूरी साहब को, राजेश जी को छोड़कर, प्लीज, बड़ी विनम्रता से आग्रह है, दंडवत। राजेश भाई, कहने का मतलब यह है कि अगर 145, पूरी साहब आप खोल के रखिए, आपको तो मैंने बोल रहा हुआ है ना, तो कहने का मतलब ये है कि 145 में अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एविडेंशियरी वैल्यू समझनी है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई बुक्स रख रहा है तो वो प्लेजर नहीं है राजेश भाई। अच्छा, डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट ये समझता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, जैसे लेटर से कि आपने कोई खर्चा किया और वो खर्चा किताबों में डेबिटेड है, तो पूरी साहब कोर्ट के जजमेंट जैसे कमीशन एक्सपेंडिचर है, वो कह रहे हैं बुक्स अपने आप में ही एविडेंस है इस बात का कि खर्चा हुआ है, क्योंकि वो रेगुलर बुक्स में है। इसके ऊपर टॉपिंग कर दीजिए आप कि दूसरी एविडेंस क्या बन गई। पहले तो बुक्स नोट कर ली राजेश भाई, बड़ी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन किताबों में रिकॉर्डेड है काकरा जी, तो हमें उसका जवाब एविडेंस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से अगर देते हैं, और बुक्स वो है कोई, अच्छा जैसे मान लीजिए आपने, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट नहीं करी, आपने आईटीआर भर दिया राजेश भाई, लेटर से आपने एक आईटीआर भरा, और उस आईटीआर का जन्मदाता है एक बैलेंस शीट, बुक, सॉरी आप नोट करना एक बार काकरा जी, आईटीआर है, आईटीआर पैदा हुआ किससे? एक कंप्यूटेशन से, कंप्यूटेशन बनी पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट से, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से, ठीक है ना राजेश भाई? आईटीआर बनी कंप्यूटेशन से, कंप्यूटेशन बनी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनल अकाउंट से, और ये बने, इसके नीचे बना बुक्स। ये क्रम आप लिख लीजिए जरा एक बार। जी 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 जी। आईटीआर के नीचे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के नीचे ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनल अकाउंट्स, और उसके नीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कपिल भाई, अगर उसने बुक्स रिजेक्ट करनी है, तो ही हैज टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
दैट इज अ डिफरेंट आस्पेक्ट, यू आर हाँ, राइट। उसको स्पेशल एक शो कॉज नोटिस उस पे देना पड़ेगा, उस पे देना देना पड़ेगा। पड़ेगा स्पेशल। वो जनरल नहीं चलेगा हवा में, क्योंकि उसकी डिससेटिस्फेक्शन में उसको बताना पड़ेगा कि 3 पिजन होल में से भी, क्योंकि वहां 3 सर्कमस्टांस है 145(3) में, आप ध्यान से समझिए। और राजेश भाई मैं बताना ही चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी, वो किताबों में रिकॉर्डेड है, तो किताबें अपने आप में एक एविडेंस है, ये आप समझ लीजिए सब बात। जैसे आपने कोई चीज किताबों में रिकॉर्ड करी, तो उसका अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट्स यहां तक कह दी राजेश भाई कि अगर बुक, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल, जो एक जजमेंट भी आया दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसको कई जगह फॉलो किया गया है। एक केस में क्या हुआ राजेश भाई, एसएससी ने आईटीआर भरा, उसका ऑडिट भी हो गया, उसकी बैलेंस शीट भी थी, सब हो गया। जब उसके असेसमेंट की बारी आई, अब ये इसको आप अदरवाइज सेंसर ना ले, उसका क्या हुआ, उसने कहा करदाता ने कि साहब मेरे अकाउंट्स का ना आग लग गई, या फ्लड में जल गया, या कुछ फ्लड में चला गया, आग लग गई या खत्म हो गए। तो इन्होंने कहा तुम्हारे पास तो एविडेंस ही नहीं है, अगर अगर तुम, और तुम कह रहे हो कि तुम, और उसने कहा कि नहीं साहब आईटीआर को और ऑडिट रिपोर्ट को एविडेंस मान लो। तो एक लैंडमार्क ऑर्डर जय इंजीनियरिंग के नाम से दिल्ली हाईकोर्ट का आया कि अगर अगर कोई एक्सटर्नल अदरवाइज सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है और बुक्स ऑडिट है, तो वो भी अपने आप में एविडेंस है, वो भी अपने आप में मटेरियल है सपोर्टिंग, और उसके बेस पर टैक्स असेसमेंट हो सकती है, इनकम टैक्स असेसमेंट। तो आप इसकी सैंक्टिटी समझिए कि बुक्स के अंदर अगर, और ये बात इंडियन एविडेंस लॉ में लिखी है, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार अगर आपके पास अदरवाइज एविडेंस नहीं है और बुक्स आपके हैं, तो बुक्स और बुक्स के, और वो अनक्वालिफाइड है, अनडाउटेड है, ऑडिटेड है, ये उसकी टॉपिंग हो गई। तो ऑडिटेड होना राजेश भाई एक अलग एस्पेक्ट है, वो भी उसका प्रमाण ऐड करता है, और बुक्स होना, मेरे हम्बल ओपिनियन में राजेश जो भाई, जिन केसी में ऑडिट नहीं भी होता, उनमें भी बुक्स की मैंने सैंक्टिटी तो मैंने थोड़ी। इसलिए आपको पहले हाँ, बताया कि बुक्स बिल्कुल। की अपने आप में इतनी सीरियस सिग्निफिकेंस है कि इंडियन एविडेंस लॉ में भी, इनकम टैक्स एक्ट में भी, और जनरल प्रिंसिपल में भी, कि जब आप जनरली कोई ट्रांजैक्शन को किताबों में रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो किताबों का पार्ट है, तो अगर आपके पास कोई और सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो पूरी साहब उसको एज इट इज माना जाएगा, और ओनस उस पर रहेगा जो बुक्स को डाउट कर रहा है। राजेश भाई जैसे बुक्स में कोई चीज रिकॉर्डेड है, तो उसको डाउट अगर एओ कर रहा है, तो एओ को बताया है। क्लियर हो गया सर? पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस इनकम टैक्स लॉ के लिए, टैक्स प्रिंसिपल के लिए बुक्स है। आज दूसरी बात करते हैं, बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन है, आपको पता है राजेश भाई, इसका एक मैं एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे अभी क्या हुआ, बहुत सारे केसेस में ये ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई राजेश भाई, कि एडॉक डिसअलाउंस कर देता है डिपार्टमेंट, पर करता है ना, कि इतने परसेंट खर्चे अपने आप डिसअलाउ कर देता है, तो मान के कि इतने परसेंट खर्चे हैं, ये हमने हमने इसको डिसअलाउ कर दिया। दूसरा क्या करता है पूरी साहब, कि कुछ तो ऑटोमेटिक ये एडॉक डिसअलाउंस करता है, और कुछ केसेस में बुक्स को बिना डाउट करे सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन को डाउट कर लेता है। दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट के रूलिंग आ गए राजेश भाई, जो सुप्रीम कोर्ट से वेटेड है, कि अगर आपने बुक्स को डाउट नहीं किया, तो आप ट्रांजैक्शन को, किसी भी जो बुक्स का पार्ट है, उसको डाउट ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल को डाउट कर रहे हो पर बुक्स डाउट नहीं कर रहे, आप परचेज को डाउट कर रहे हो पर बुक्स डाउट नहीं कर रहे, आप खर्चों को डाउट कर रहे हो पर बुक्स डाउट नहीं कर रहे, ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर को। तो इन तीनों सूरतों में जजमेंट आ गए दिल्ली हाईकोर्ट के आरके बिल्डवेल के नाम से, और दिल्ली हाईकोर्ट का फॉरम सेल्स के नाम से, आरके बिल्डवेल और फॉरम सेल्स, कि अगर बुक्स डाउटेड नहीं है, तो वो अपने आप में फैटल फ्लॉ है। तो बुक्स की बहुत सीरियस सिग्निफिकेंस है, यानी वो अपने आप में एविडेंस है, और एविडेंस लॉ भी ये बात बोलता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब पूरी साहब हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने खर्चा किया, खर्चे के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट रखेंगे? इनकम टैक्स एक्ट में कोई डॉक्यूमेंट, अच्छा एक और बात, इनकम टैक्स लॉ में राजेश भाई, इन ऐसे ऐसे जैसे अगर हम बात करें बिजनेस इनकम की और बिजनेस हेड की, या नॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और अपने आप से भी पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है राजेश भाई इनकम टैक्स एक्ट में, जो ये कहता हो कि अगर आप सेल करेंगे तो ये दस्तावेज रखेंगे, और आप परचेज करेंगे तो ये दस्तावेज रखेंगे, और लोन लेंगे तो ये रखेंगे? नोट करना जरा, नोट, सेल के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, क्वेश्चन मार्क, परचेज के लिए कोई डॉक्यूमेंट एज सच प्रिस्क्राइब्ड है, क्वेश्चन मार्क, और लोन के लिए एक रूल है इनकम टैक्स रूल में, जो बुक्स के, जैसे बुक्स मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट का है सेक्शन 44AA में, और रूल 6F, उसमें उन्होंने नॉर्मल बता रखा है कि, और बुक्स की परिभाषा भी है सेक्शन 2 में, कहीं 212 क्लॉज में, तो वहां पूरी साहब इन सबको भी पढ़ेंगे तो बुक्स की उन्होंने बात बता रखी है में। बट कोई पर्टिकुलर एविडेंस खर्चे के लिए काकरा जी, पर्टिकुलर एविडेंस लोन के लिए, और पर्टिकुलर एविडेंस सेल के लिए, परचेज के लिए अलग से स्पेसिफाइड नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? राइट। राइट। पर क्वेश्चन ये है कि जब मैंने खर्चा किया है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं क्या रखूंगा उसके लिए, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके रखने पड़ेंगे जिससे ये साबित होता है कि वो ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट करी है, चाहे इनवॉइस है, जैसे एक्सपेंडिचर है तो उसका इनवॉइस, उसका उसका लेजर अकाउंट तो किताबों में होगा, इनवॉइस, उसकी आपने जो पार्टी से कंफर्मेशन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया,
अगर पार्टी कंफर्मेशन दे रही है तो, और उसका बैंक स्टेटमेंट सर। स्टॉक रजिस्टर चौधरी जी बुक्स का पार्ट हो गया, लेजर कंफर्मेशन बुक्स का पार्ट हो गया, इनवॉइस एंड बिल्स एक्सटर्नल एविडेंस है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। नीचे के 2 बार तो बुक्स में आ गई, इसलिए बुक्स की इंपॉर्टेंस है। जो आपने 4 चीजें लिखी है चौधरी जी, उसमें जो नीचे की आइटम है वो बुक्स का पार्ट है, वो बुक्स से ही पैदा होते हैं, लेजर अकाउंट और वो जो स्टॉक रजिस्टर है वो बुक्स का ही पार्ट है पूरी जी। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि अगर हमें ऐसा एक चीज और है राजेश भाई, पता है ये मैं क्यों ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं बोलना चाहता हूं, हाईलाइट करना चाहता हूं अपने सेमिनार में, कि क्या अगर किसी चीज के लिए पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक एविडेंस नहीं है और एक असेसी जनरली जो एक रीजनेबल आदमी रखता है वो कागज उसने रख लिया, तो वो सफिशिएंट नहीं होना चाहिए? सफिशिएंट है हिसाब से, मेरे हिसाब से। या तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि अगर आपको कोई मैनर में चाहिए तो आप पर्टिकुलर फॉर्मेट बता दो। आज प्रेस्क्राइब करो। तक हाँ कोई कुछ नहीं प्रिस्क्राइब्ड है सर, कहीं कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट का बड़ा सीरियस स्टैंडर्ड राजेश जी, आप जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखते हैं वो उनको कबूल नहीं होता, और जो उनको कबूल होता है वो अदृश्य होता है, अमूक होता है, अमोक होता है, उसको देख नहीं सकते, वो इनविजिबल मिस्टर एक्स की तरह होता है, मिस्टर इंडिया की तरह होता है वो। अरे और हर केस में डिफरेंट होता है, हर अरे केस वो टू केस हाँ, डिफरेंट है। ये बड़ी कमाल की बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया, राधे राधे, आपको साधु है। हर एक केस के हिसाब से वो पर्सनलाइज हो जाता है, बताइए, चलता रहता है। कानून बदल जाता है। अगर मान हाँ, लो पुरी साहब की असेसमेंट हो रही है और पुरी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका केस असेस हो रहा है, पुरी साहब को पकड़ते हाँ, हैं, पुरी हाँ। साहब से कुछ और मांगेंगे, कपिल गोयल से कुछ और मांगेंगे, काकरा जी से कुछ और मांगेंगे, राजेश अग्रवाल से कुछ और मांगेंगे, ये कौन सा काम हुआ सर? और बताएंगे है नहीं चाहिए, ये इतना बड़ा ड्रामा का बन गया सर, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप जितना भी 68 का एक तामझाम देखते हैं जो हमारे जैसे वकीलों का ब्रेड एंड बटर है, उसमें कभी बता के राजी नहीं है कि ये कागज हमें कबूल होगा साहब, अगर आप ये रख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, हमारे ये आपको 115 बीबी से हरेस नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम है बताने में? मैं तो आपके चैनल से बोल रहा हूं, मेरी तो छोटे आदमी की आवाज है। ये ऐसा, इसको इतना सब्जेक्टिव क्यों रखा हुआ है डिस्क्रिशनरी राजेश जी, कि अगर हमारे को हम कुछ भी ला कर दे देते हैं, वो कहते साहब ये पर्याप्त नहीं है, इससे इसमें ये लूपहोल है, इसमें ये दिक्कत है। You know the point of this many litigation is in the income tax arising due to the fact that the what reasonable evidence assessee has given in support of the transaction is not accepted by the tax authorities and rejected on whims and fancies, and the law is also giving them Puri ji some kind of, you will agree with me sir, कि this आज जैसे 148 हो रहे हैं, आपने 148 हुआ किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रीओपनिंग नए लॉ में, आपने उसको सारे बुक्स दिखा दिए, सारे कागज दे दिए सेल परचेज के लिए, और क्या देंगे आप? जीएसटी की रिटर्न दे दी, फलाना दे दिया, सब दे दिया, बुक्स भी दे दी जो मैं बता रहा हूं, और प्राइमरी एविडेंस बुक्स भी दे दिया और सेकेंडरी एविडेंस दोनों दे दिया आपने, प्राइमरी एविडेंस भी दे दिया राजेश भाई, सेकेंडरी एविडेंस भी दे दिया, और क्या देंगे आप? डायरेक्ट एविडेंस भी दे दिया, इनडायरेक्ट भी दे दिया, और क्या देंगे? एक स्पेशल केस में एओ ने मांगा कि जी आपने हमको ईवे बिल भी दे दिए, आपने हमको ट्रांसपोर्ट की रसीद भी दे दी, आपने टोल ब्रिज का भी दे दिया, आपने वेइंग ब्रिज का भी दे दिया, आपने हमको जीएसटी से नो ऑब्जेक्शन नहीं दी सेल करने के लिए। और किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण से या परमात्मा से आपने नहीं लाकर दिया कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, सॉरी, जेन्युइननेस का तो एविडेंस भगवान कृष्ण से भी लाकर दे देंगे, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू अथॉरिटीज वो बोल देंगे भगवान कृष्ण ने आपके सेल्फ सर्विंग दे दिया, आपसे उनको कुछ ज्यादा प्यार है इसलिए दे दिया उन्होंने, हैं? जेन्युइननेस का आप कोई भी एविडेंस पकाकर, जी मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग विद ह्यूमिलिटी एट माय कमांड एंड विद रिस्पांसिबिलिटी एंड विद एक्सपीरियंस, कि दैट व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स वी फाइल, अच्छा ये कौन सा तरीका हुआ कि आप एक तो पहले तो हवा में डाउट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस को, और फिर ऐसे ही अपने फेवर में राजेश भाई कोई ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस के लिए एविडेंस दे दे तो कह रहे नहीं साहब ये हमें कबूल नहीं है। जैसे आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट लीजिए, चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं, घुंटी वहां घुमाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोई ट्रांजैक्शन करी, अभी चैरिटेबल ट्रस्ट वो अपना इनकम टैक्स में 12 में रजिस्टर्ड है, उसको आप मानते हो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, उसकी कोई एक्टिविटीज है डोनेशन की और उसके खर्चे की, एप्लीकेशन ऑफ इनकम की, उसके लिए वो क्या आपको क्या ऐसा एविडेंस ला कर दे दे जिसके ऊपर गॉड का सर्टिफिकेट होगी ये एविडेंस सही है? और एक और बात जो अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे टैक्स और ठीक सी, राजेश भाई एक और दूसरी पे प्रकाश डालता हूं, ये ऑडिट्स किस लिए होते हैं सर? ये टैक्स ऑडिट वगैरह किस लिए होते हैं सर? अभी टैक्स ऑडिट का विषय नहीं चला, आप कहते हैं ना आज खत्म हो रहा है, डेट बढ़ गई, जो भी हो, ये टैक्स ऑडिट का पर्पस क्या होता है सर? सिर्फ इनका पर्पस ये होता है कि असेसिंग ऑफिसर को ये हेल्प कराना कि ताकि एसएससी के खिलाफ डिसअलाउ सीपीसी क्या कर सके 143(1) में हाथ के हाथ सिस्टम से पकड़ के, आजकल एआई का जमाना है ना, वो कंप्यूटर का जमाना है, सिस्टम सीपीसी का जमाना है, तो वहां से पकड़ ले, ये काम है सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का तो भाई साहब ये काम है कि आप असेसमेंट करके उनके हाथ में दे दो पक्की पकाई। नहीं ये एक अलग बात है, फिर यहीं रुकते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। मान लीजिए किसी आदमी के ऑडिटर है पूरी साहब जैसे आदमी, टफ आदमी,
बढ़िया, और जो बिल्कुल ऑडिटर बिल्कुल सारे धर्मों से कर रहे हैं, सारे भागवत कथा के सारे श्लोक लगाकर, सारा रामचरितमानस के सारे है राजेश भाई, और उसके अंदर वो उसको क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, जो भी इनका ऑडिट ही है। अब उस ऑडिट रिपोर्ट को डिपार्टमेंट कहता है ऐसी ऑडिट रिपोर्ट हम नहीं मानते जो क्लीन है, जो अनक्वालिफाइड है या अनडाउटेड है वो हम नहीं मानते, क्योंकि उसमें ऑडिटर तो एसएससी का ही आदमी है, उसने कह दिया होगा ऐसी। ये सही बात है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट को वहां तो यूज कर लेंगे जहां एसएससी के खिलाफ लग रही है, बट जहां एसएससी को सूट कर रही है, एसएससी को सपोर्ट कर रही है, ट्रांजैक्शन के जेन्युइननेस को सपोर्ट कर रही है, और ऑडिटर ने देख लिया काकरा जी उसकी बुक्स को, वो क्यों कबूल है। तो कोर्ट ने इसलिए कहा कि सर ऑडिट रिपोर्ट की एविडेंशियरी वैल्यू इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि जहां खासकर वो अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है सर, एनी हाउ सर। तो राजेश भाई हम बात कर रहे थे जैसे खर्चा किया या सेल परचेज किया, तो आप उसके नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो ट्रांजैक्शन की ट्रेल को, ऑडिट ट्रेल को, राजपुरी साहब एक डॉक्यूमेंट्री एक वर्ड है आपके हमारे ऑडिटर्स की लैंग्वेज में, ऑडिट ट्रेल, ट्रांजैक्शन की ट्रेल को स्टेब्लिश करे, वो डॉक्यूमेंट आपने रखना है। किसको राजेश भाई? ट्रेल, जो उसकी ट्रेल सीक्वेंस बता रहा है। और एक बार वो आपने रख लिया तो आपका प्राइमरी बर्डन लॉ में डिस्चार्ज हुआ। ये मैंने आपको ब्रॉड बताया है। और ऐसे सेल के लिए, ऐसे परचेज के लिए, ऐसे लोन के लिए, ऐसे शेयर कैपिटल के लिए, ऐसे एडवांस के लिए, ऐसे भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि लॉ में इसके लिए अलग से कोई स्टिपुलेशन नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं राजेश भाई, अगर इनकम टैक्स में आप एविडेंस किस स्टेज पे देंगे? अच्छा, आईटीआर जब आप भरते हैं तो आईटीआर के साथ आपको आजकल क्या लगाना होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होती है शायद, ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होती है बस। ठीक है ना साहब? बस बिल्कुल क्लियर। अब केस में अगर किसी को एविडेंस देना है तो कब दोगे आप राजेश भाई, कब दोगे एविडेंस? जब वो मांगेंगे। हाँ, जब वो मांगेंगे। कब मांगेंगे? जब केस सिक्योरिटी में लेंगे। यस। अच्छा, क्या सीपीसी एविडेंस मांग सकता है? नो। लिखना है नो, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप। वो कैन तो सी, बिग बॉस की तरह है। हाँ तो वो कैसे मांग लेगा? वो तो मांगता रहता है पर, और उसको अदृश्य पढ़ना है वो तो। देंगे कैसे हम उसको? बुक्स कैसे देंगे? कैन यू गिव बुक्स टू सीपीसी? नो 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 नो। सर बुक्स तो आप एओ को भी नहीं दे सकते। नहीं नहीं सर, हम आते हैं वहां पर, अभी हाँ, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर। अभी मेरा सेमिनार का भी, मुझे पूरे पूरा टॉपिक को पूरा भुनाना है सर, फिल्म की तरह। मुझे आप सीधा लास्ट फिल्म के अभी फिल्म पे सीन पे नहीं जा सकते हम। जैसे वो नरसिम्हा की फिल्म थी, जब भगवान प्रकट हो गए खंबे से, ऐसे नहीं जाएंगे हम। अभी हम खंबा तक कभी नहीं पहुंचेंगे। बाद में पूछेंगे। हैं राजेश भाई, सर, आप मेरे एक सर से सी 2 मिनट सीपीस। दीजिए, एक चीज मैं सुनाऊंगा जरूर। एक मैंने बड़ी सुंदर, आज सवेरे ही कार्तिकी में कहीं से सुन रहा था भगत को मुझसे, जो एक मल्लार थे, उन्होंने किसी साहूकार से एक, फिर दोबारा वापस आएंगे, साहूकार से एक लोन लिया। उन साहूकार ने उसको पर्ची दे दी कि साहब हाँ ये तेरा, तूने लोन लिया है, और पर्ची बना ली, रख ली। और उसको कहा कि जब तू पैसे दे देगा भाई तेरी पर्ची वापस कर देंगे, तूने इतना लोन लिया। उन वो भगवान का भक्त था मल्हार, बहुत तगड़ा। ये कहानी कथा है। तो उस कथा में, और ये उसमें फिर उसने क्या किया, मल्हार ने जब उसको उनको पैसे दे दिए, बोला सा था उस साहूकार ने, इसको तो पता नहीं, उसको ऐसे ही कुछ मान मून के दे दिया। वो पर्ची जो उसने दी थी लोन के एंडोर्समेंट, जिसको भी वो नहीं दी। बाद में काकरा जी, उस साहूकार साहब ने केस कर दिया उस मल्हार पे कोर्ट में कि इनसे इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, जबकि वो पैसे दे चुका था। दे चुका था। जज साहब ने पूछा, फिर मल्हार को बुलाया, एक शॉट बता रहा हूँ, भाई तुमने इनसे पैसे लिए थे? कह रहे हाँ लिए थे। कह रहे तुमने इनको पैसे तो वापस दिए नहीं? कह रहे नहीं सर ये गलत कह रहे हैं, मैंने तो पैसे इनको दिए दिए। थे। हाँ, गवाह है मेरे पास। एविडेंस क्या? अरे सुनिए तो सर, ये एविडेंस से रिलेटेड है, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने। सर बोला, कह रहे इसका एविडेंस क्या है? कह रहे साहब देखिए, मैं तो बोला साहब मेरे पास एविडेंस डायरेक्ट तो ऐसे है नहीं, इन्होंने मुझे ये पर्ची दे दी, इस पे लिखा था इन्होंने। कह रहे इस पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। कह रहे फिर जज साहब ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास कोई विटनेस है जो इस ट्रांजेक्शन यस। ने वापस दिए, इसका कोई, इसको विटनेस, आई विटनेस है? उन्होंने कहा देखो वो उसकी इस बात से बात भक्त की, वो कह रहे मेरे पास तो गोपाल जी है जो कुछ है। कौन है? यस, गोपाल जी। गोपाल जी हैं। उनके उनके अब सामने पैसे दिए थे। हाँ हाँ, उनके सामने दिए थे। तो कोर्ट साहब, जज साहब ने गोपाल जी के नाम से सम्मन इशू कर दिया। कमाल सम्मन इशू कर के दिया। सम्मन इशू कर दिया। मंदिर। अब वो कोर्ट हाँ, का जो दफ्तर ही होता है, वो पूरे उस प्रदेश में जहां पे भी था, वो सम्मन लेकर घूमा कि भाई यहाँ गोपाल घूमा। जी कौन है, गोपाल जी कौन है, गोपाल जी कौन है, गोपाल जी कौन है, गोपाल जी कौन है। तो पता चला यहाँ गोपाल जी तो कोई है नहीं, यहाँ मंदिर है गोपाल जी का एक। हाँ, वो सम्मान ठाकुर जी की कृपा से उस गोपाल जी के मंदिर के पुजारी पे कर दिया सर। तो पुजारी जी ने कहा देखो प्रभु, आपके नाम से 56 भोग वगैरह तो आते ही थे, आज आपके नाम से कोर्ट से सम्मन आ गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की की जय। सम्मन आएगा। तो पुजारी जी ने कहा देखो इस मल्हार का बेचारे के पास कुछ नहीं है, आप ही हो, आप नहीं संभालना है इसके नाम। तो एक अमूक आदमी उस दिन, जिस दिन कोर्ट की हियरिंग थी,
वो जो इनविजिबल आइडेंटिटी थी वो प्रस्तुत हो गया कोर्ट में, हाँ, प्रेजेंट हो गया, और उसने विटनेस दी जज साहब को कि हाँ इन्होंने पैसे वापस दिए। दिए थे। बाइजक बली डिस्चार्ज हो गया, वो बंदा जो मल्हार था, ठाकुर जी का भक्त था, जो परम, जिसको गोपाल जी के अलावा कोई अपना नहीं लगता था। अब जज साहब को कुछ खटका अंदर से, जज साहब ने इसकी बैकवर्ड एनालिसिस दोबारा कोर्ट होने के बाद दोबारा एनालिसिस चालू कर दी, मतलब कोर्ट जज तो जजमेंट हो गया, अब उन्होंने देखा, मैं देखता हूँ ये गोपाल जी कौन है भाई। उसने ढूंढ ढांड के उन्होंने, जज साहब ने, माननीय जज साहब ने मंदिर। पूरा अपने दफ्तरी को बुलाया, भाई तुम किसको दे के आए थे सम्मन? कह रहा है सर देखिए मैंने बहुत ढूंढा था, कोई गोपाल जी थे नहीं, मैंने तो मंदिर में दे आया था पुजारी जी को। तो पहुंच गए वहां जज साहब, तो पता चला, उनकी आंखें खुल गई वो कि साहब ये तो मेरे सामने जो पूरे तीनों लोगों के मालिक थे वो प्रेजेंट हुए हैं। वो इतना रोए, कोई काम करे, मैं फिर अपनी घर आए तो बहुत रोए पुरी साहब। उनकी वाइफ ने, घर वालों ने पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हो? कह रहे देखने से इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरे सामने ठाकुर जी खड़े थे, मैं पहचान ही नहीं पाया, मेरे सामने उन्होंने विटनेस दी और तीनों लोगों का मालिक मेरे सामने खड़ा है, मैं देख नहीं पाया कि ये तीनों लोगों का मालिक है। तो ऐसी कृपा हमारे पे राजेश भाई, एविडेंस तो वो है। सर इसमें एक लाइन रह गई, हाँ मैं प्लीज ऐड प्लीज। कर रहा हूँ। हाँ प्लीज सर। जज साहब रोते रहे, जी। बहुत रोए। हाँ और जी। जब रोते रहे तो चुप नहीं हुए, तो फिर उनकी मिसेज ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? हाँ जी। उन्होंने कहा, भगवान, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सारे लोग मेरे सामने खड़े रहते हैं और मैं बैठा रहता हूँ। हम्म, और आज फिर तीनों लोगों का स्वामी मेरे सामने खड़ा था हम्म, और मैं बैठा था, मेरे को इतनी भी समझ नहीं आई कि मैं हम्म, उनको उठ करके प्रणाम तो कर लेता। हम्म। मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। जय हो, तो राधे राधे प्रभु। तो ऐसा आशीर्वाद और ऐसी विटनेस और ऐसी एविडेंस और ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद सर बना रहे। एनी हाउस कंटिन्यूइंग सर, तो हम बात कर रहे थे राजेश भाई कि जब हम सीपीसी एविडेंस सीपीसी। एविडेंस देते हैं तो डिपार्टमेंट उसको, अच्छा मांगेगा कौन? मांगेगा तो जब आपकी असेसमेंट चल रही है, एडजुडिकेशन चल रही है, जब ट्रायल चल रहा है, जब कोई उन्होंने आपको सिक्योरिटी का नोटिस दिया है, 148 दिया है, तभी तो दोगे आप। ऐसे ही आप सीपीसी में समरी प्रोसीडिंग्स में या अच्छा, जैसे किसी को सम्मान आया, राजेश भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे हम्बल ओपिनियन में 143(1) में सीपीसी में कोई डिटेल एविडेंस नहीं हो सकता, इसलिए जहां डिटेल एविडेंस की जरूरत है वहां 143(1) हो ही नहीं सकता। दैट इज एक पॉइंट, preposition number 1 कि CPC cannot enter into those areas where detailed examination of Kakraji evidence, books, etc. is required, as Puri Sahab was also. Second point is कि can in the someone's investigation wing prior to search or after the search make an assessment like a thing and call for evidence of the transaction ki as if they are making assessment which they do daily. बताओ पुरी राजेश भाई, आपका सम्मान जो आते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग तो रोज मांगते हैं। वो तो कह रहे बुक्स भी ले आओ, 6 सालों का सब कुछ ले आओ, 10 सालों का जो भी मांगते हैं सब ले आओ। प्रायर ईयर का भी मांग लेते हैं, आगे का पीछे का सब मांग लेते हैं। वो कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं करते हैं। मेरे हम्बल ओपिनियन में एविडेंस का कॉलिंग फॉर एट द समवन स्टेज इज आल्सो शुड बी बैंड। ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड फॉर। if detailed evidence has to be called for, that can only be done in the assessment and adjudication, either in security assessment or in 148, if the case is reopened validly as per the law. But without 148, without 143(3), if in CPC 143(1), if in summons you are calling the evidence, detailed evidence, then in my humble opinion, Rajesh bhai, it is impermissible and not called for. Puri sahab, are you clear on this point that you can't be called evidence at like this? Absolutely, absolutely. अब आते हैं असेसमेंट में, अपनी फेसलेस असेसमेंट चल रही है। पुरी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था कि कपिल भाई फेसलेस असेसमेंट में तो बुक्स वो भी नहीं मांगते, पर मैं आपको बता दूं पुरी साहब, जितने भी फेसलेस असेसमेंट हो रहे हैं और जिनमें जितने भी डिसअलाउंस हो रहे हैं और जिसमें जितने भी 140 वो जो असेसमेंट में एडिशन हो रहे हैं ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के, आप मेरे कागज पे नोट करिए, इसलिए मैंने आपको बोर नहीं करा बुक से, नोट करिए मेरी बात। अगर फेसलेस असेसमेंट नहीं सर, एक उसमें यूनिट है, 3 यूनिट है ना सर, असेसमेंट यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। 144B सेक्शन आप नोट करिए, उसमें टेक्निकल यूनिट क्या काम करेगा। जैसे भगवान शिव है, महादेव हैं और ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और विष्णु जी हैं, तो राजेश भाई 3 जोन है। तो ऐसी असेसमेंट यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है और रिव्यू यूनिट है। तो अब ये देखिए टेक्निकल यूनिट रिव्यू, उसमें टेक्निकल यूनिट का क्या काम बता रखा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा था सर। टेक्निकल यूनिट का काम ये बता रखा है पूरी साहब, सेक्शन 144B सब सेक्शन 3 के अंदर सर, कि टेक्निकल यूनिट बुक्स एग्जामिन करेगा। आप जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी कि जो एविडेंस उसको बुक्स मंगाकर टेक्निकल यूनिट के थ्रू एग्जामिन करनी है, वो 90% केस में नहीं हो रही, तो वो असेसमेंट ही फ्लॉड है, खासकर जहां ट्रेडिंग एडिशन हुआ है। नोट कर लीजिए इस बात को सर, बिना बुक्स मंगाए आप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन को बिना बुक्स कॉल फॉर किए, बिना टेक्निकल यूनिट को रेफर किए आप नहीं कर सकते असेसमेंट एडिशन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन का इन फेसलेस। दैट इज माय हम्बल पॉइंट।
आई होप। एब्सोल्युटली एब्सोल्युट। तो राजेश भाई कैसी लगी बात? जी तो सर। बुक्स को मंगाना जरूरी है उसके लिए, बिना बुक्स को मंगाए आप बाईपास नहीं कर सकते, ये क्रोनोलॉजी है। अब सोचिए, आपने किसी को फेसलेस असेसमेंट में या असेसमेंट में किसी ने आपसे कागज मांगा, आपने कागज अपलोड कर दिया, आप क्या कर सकते हैं? कागज अपलोड ही तो करेंगे, अपलोड कर दिए। वो पढ़ने का काम किसका है? डिपार्टमेंट का काम है। अब डिपार्टमेंट उस एविडेंस को पढ़ना ही नहीं चाहता। डिपार्टमेंट कह रहा हमने तो देखा ही नहीं, डिपार्टमेंट कह रहा हमने तो खोला ही नहीं, डिपार्टमेंट कह रहा हमें तो मिला ही नहीं। जैसे सीआईटी अपील के ऊपर आपने बहुत सारे पेपर बुक फाइल कर दिए, या आपने किसी भी अधिकारी के सामने इनकम टैक्स असेसमेंट में बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंस लगा दिए, उसको पढ़ने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है सर। ये ऐसे ऑर्डर नहीं हो सकता कि आपने पढ़ा भी नहीं और राजेश भाई उसको ऑर्डर कर दिया। वो एविडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना जिम्मेदारी। अच्छा, एक आप नोट कर लीजिए, अगर आपने अपने फेवर के एसएससी ने अपने पक्ष में अगर सारी चीजें डाल दी राजेश भाई और उसको काउंटर नहीं किया गया, तो ये माना जाएगा कि वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। और लिख लीजिए, लॉ एक थ्योरी है, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन ट्रेवर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन ट्रेवर्स क्या कहते हैं काकरा जी? आपको पता है, हाईकोर्ट में बहुत यूज करते हैं हम, सुप्रीम। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन ट्रेवर्स कहां यूज होती है राजेश भाई? ज्यादातर जैसे रिट पिटीशन आपने फाइल करी, रिट पिटीशन में आपने कोई पॉइंट प्लीड किया, काउंटर आया डिपार्टमेंट की साइड से, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं, और उस काउंटर में उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया, भाई साहब वो नॉन ट्रेवर्स के ग्राउंड पे वो माना जाएगा बिल्कुल सही है। वो किसी का अंकल भी ये लिखा है सीपीसी में, नॉन ट्रेवर्स। नॉन ट्रेवर्स मतलब कि इफ द अपोजिट पार्टी हैज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड बट इज फाइल्ड बाय द अदर पार्टी, देन इट शैल बी ट्रीटेड टू बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। इट हैज ए वेरी सीरियस सिग्निफिकेंस। तो आपने पूरी साहब फाइल कर दिया असेसमेंट में। अच्छा चलिए, आप कहेंगे कपिल भाई ये तो आइडियल आइडियल बातें हुई। अब आप ये बताओ कि कोई आदमी ऐसा भी है जो बिल्कुल हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस्त एक्सपर्ट्स, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे, या मान लीजिए उनका 144 हुआ, कर भी रहे तो उनका दुर्भाग्य से 144 हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो राजेश भाई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी एविडेंस जो रिटर्न की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, मान लीजिए रिटर्न की फॉर्म में, ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में, वो तो उसको ऑन रिकॉर्ड जो है वो देखना जरूरी है। पास। जरूरी है। मैं ये बोलता हूं कि आपने अगर एविडेंस सीआईटी एओ, अच्छा ऐसे 4 इंस्टांसेस आप नोट कर सकते हैं जहां ऐसा होता है राजेपुरी जी कि कई बार कई सर्कमस्टांसेस में, जैसे रूल 46 से आप नोट कर सकते हैं, जो सीआईटी के पास हम एडिशनल एविडेंस देते हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं, रूल 46 से। उसमें 4 कंटीजेंसी बताई है सर, कि जिनमें सीआईटी के पास एसएससी एडिशनल एविडेंस देता है। इन चारों को मैं रिलेट करूंगा अभी 2 मिनट में बता रहा हूं आपको। पहला है कि असेसिंग ऑफिसर हैज रिफ्यूज्ड टू एडमिट एविडेंस व्हिच आउट टू हैव बीन एडमिटेड। इसका क्या मतलब है राजेश भाई? पहला पॉइंट का कि जहां असेसिंग ऑफिसर ने वो एडमिट करने से एविडेंस मना कर दिया जो उसको एडमिट करना चाहिए था। नोट करिए, पहला है एओ हैज रिफ्यूज्ड टू एडमिट एविडेंस। आपने फाइल कर दिया, उसने देखा ही नहीं, उसने एडमिट ही नहीं किया। दूसरा, वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोवाइडिंग द एविडेंस व्हिच वाज कॉल्ड अपॉन बाय द एओ। एओ ने मांगा, बट आपको जैसे किसी से कंफर्मेशन मांगा, आपको मिली नहीं, आपको वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, यू आर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। तीसरा, वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस बिफोर द एओ एनी एविडेंस व्हिच इज रेलेवेंट। 2 पार्ट है, एक तो एओ ने मांगी, आप नहीं दे पाए सफिशिएंट कॉज की वजह से, एक आप नहीं दे पाए कोई भी रेलेवेंट एविडेंस जो आपके केस को सपोर्ट करती है ड्यू टू एनी सफिशिएंट कॉज। और एक चौथा भी है राजेश भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल 46 में, सब रूल 1 में। रूल 46 से कहां का रूल है? इनकम टैक्स रूल्स का रूल है सर। ये रूल 46 से किससे डील करता है? सीआईटी के पास एडिशनल एविडेंस से डील करता है। इसका 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जहां एओ ने रिफ्यूज कर दिया, 2 बाकी के जहां आप सफिशिएंट कॉज की वजह से कोई रेलेवेंट एविडेंस या जो एओ ने मांगी थी नहीं दे पाए। चौथी बात जो सरल भाषा में बता रहा हूं, एओ हैज मेड द ऑर्डर अपील विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। यहां नोट करिए राजेश भाई, जहां शो कॉज नहीं आया, जहां आपको प्रॉपर उसने क्वेश्चनर नहीं दिया, नोट करिए, वो सब चौथे में आ गए। क्यों पूरी साहब, ठीक है ना सर? इन तो अच्छा, किसी भी ड्यू रिस्पेक्ट टू सम ऑथर्स, किसी ने कहा कि एक दिन कि आपको ना कभी भी सीआईटी के सामने एडिशनल एविडेंस फाइल करना नहीं चाहिए। सर मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं दोबारा बोलूं राजीव भाई, मैंने क्या बोला? कुछ लोगों ने कहा कभी कि मेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सम हमारे स्कॉलरली लोगों ने, कि नहीं साहब एडिशनल एविडेंस फाइल करने से ना ये माना जाता कि आपके केस में कोई दम नहीं है। बल्कि मेरा मानना है राजेश भाई, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अगर आपने रूल 46 की पिटीशन सीआईटी पे फाइल करी एडिशनल एविडेंस, और उस एविडेंस के ऊपर एओ ने रिमांड रिपोर्ट आपके फेवर में दे दी काकरा जी कि हाँ ये सही है, बल्ले आप बल्ले। बल्ले बल्ले अभी नोट करना, इस हाँ। जरा साइड में लिखना, बल्ले बल्ले आपने बोला है। तो ये आप अगर देंगे नहीं तो कैसे पैदा होगी भाई साहब स्थिति? आपको पता है जब आपने एक बार एविडेंस फाइल कर दिया और रिमांड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो सीआईटी बिल को भी रिलीफ 90% देना पड़ेगा, और उसकी अपील भी नहीं हो सकती आगे। जो ये कह रहा है कि अपील देना नहीं चाहिए एडिशनल एविडेंस, और कभी भी आदमी को वो एडिशनल एविडेंस देना उसके खिलाफ माना जाएगा, मेरे को आई एम सॉरी टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक।
Rather, this is an important facility or the right of the taxpayer to give that evidence. Where specially राजेश भाई हमारे पास आधे से ज्यादा सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां नेचुरल जस्टिस के वॉल्यूशन में असेसमेंट्स होती हैं, जहां अपॉर्चुनिटी काकरा जी नहीं मिलती, जहां प्रॉपर शोकोज नहीं आता, तो वहां एडिशनल एविडेंस आप सीएटीपी के पास फाइल कर सकते हैं सर। मेरे हम्बल ओपिनियन में रूल 46A के अंदर जो राइट एसएससी को मिला है वो कोई ऐसा राइट नहीं है जिसको उसको एक्सेप्शनल केस में, रेयरेस्ट केस में यूज करना चाहिए, जहां उसको लगता है कि उसकी कोई क्रूशियल एविडेंस है। इवन फॉर्म 35 का भी मेरे ख्याल से कोई कॉलम है जहां पर ये लिखा होता है कि कोई आप एडिशनल एविडेंस देने के इच्छुक है या नहीं है। No, Chaudhary ji, it is not like this that it will remand back or not. I am speaking on the different angle. You know, the point is this that if you can avail a opportunity, I will tell संगाई जी, wait for me. आपका बहुत अच्छा पॉइंट पूछा एफिडेविट वाली बात, दोनों को उत्तर कर रहा हूं मैं, चौधरी जी को और अनुप संगाई जी को। एक पॉइंट तो ये राजेश भाई कि हमारे को जो एविडेंस सीएटीपी पे देना है वो इसलिए देना है ताकि जो फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग्स है उसको मीनिंगफुली रिप्रेजेंट कर पाए। आर यू क्लियर ऑन दिस? आप ग्राउंड कंटेस्ट कर रहे हैं, आप एडिशन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप असेसमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, और दे पा रहे हैं तो जरूर दीजिए। और फिर क्योंकि फिर ओनर सीएटीपी पे आ जाएगा, उसको रिमांड रिपोर्ट कॉल करनी है, फिर ओनर डिपार्टमेंट पे आ जाएगा कि उसको रिमांड रिपोर्ट में बताना है कि एविडेंस कबूल क्यों नहीं है, फिर उसको इंक्वायरी करके एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पुरी साहब, एम आई देयर, एम आई राइट सर पुरी साहब? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एफिडेविट की बात ये देखो संगाई जी, एफिडेविट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट एन एविडेंस। नंबर नोट करना और 98 इसको एफिडेविट का एक अपना अपने आप में बहुत बड़ा रोल है संगाई जी, कि एफिडेविट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी एविडेंस, बट अगर आपके पास कहीं पर भी प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल रही फॉर गुड रीजंस, देन यू कैन गिव एन एफिडेविट। जैसे फॉर एग्जांपल रूल 10 है आईटीटी रूल्स का, जो ये कहता है कि आपको रूल 10 ऑफ आईटीटी रूल्स, नॉट इनकम टैक्स रूल्स, रूल 46 है तो इनकम टैक्स का रूल था जो मैं बात कर रहा था। आईटीटी रूल में एक रूल है 10 नंबर रूल, जिसमें लिखा है कि अगर आपका अदरवाइज कोई फैक्ट प्रूव नहीं हो पा रहा तो आप एफिडेविट देकर भी बोल सकते हैं बात। रूल 10 ऑफ आईटीटी रूल, उसमें एक एफिडेविट फाइल होता है। ऐसे ही हमारे सीपीसी में भी है। तो कहने का तात्पर्य संघाई साहब ये है कि अगर आप एफिडेविट दे देते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में मेहता पारिक का 30 आईटीआर पन्ना नंबर 181 में एक ऑर्डर है, एफिडेविट की बहुत सीरियस वैल्यू है, पर एफिडेविट झूठा नहीं देना आपने, एफिडेविट सच्चा देना है, परजरी भी हो सकती है। तो एफिडेविट आप दे सकते हैं, और एफिडेविट को बहुत महत्वता है, मेहता पारिक का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रूल 10 आईटीटी रूल्स भी है, और एफिडेविट देने से आपकी सीरियसनेस, आपके केस की ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे रूल 46A की राजेश भाई, आप सीएटीपी के ऊपर एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, रूल 46A रूल है उसका। अच्छा, ये एडिशनल एविडेंस राजेश भाई इनकम टैक्स लॉ में, मैं रूल 46A पे आ गया, सॉरी, सीपीसी का वो नोट करिए जो मैंने आज एक टेबल बना के सर्कुलेट कराई है, उसमें एक रूल आप नोट कर लेंगे सब सर, जो सीपीसी जो इसकी जननी है एडिशनल एविडेंस की, वो क्या जननी है काकरा जी? ऑर्डर 41 रूल 27, पूरी साहब दिस इज वर्थ नोटिंग, ऑर्डर 41 रूल 27 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, आई रिपीट ऑर्डर 41 रूल 27। इसमें राजेश भाई ये लिखा हुआ है कि कोई भी आप पार्टी किसी भी केस में सिविल कोर्ट के सामने एडिशनल एविडेंस नहीं दे पाएगी, एक्सेप्ट, उसमें भी 2 या 3 सर्कमस्टांस बता रखे हैं। एक सर्कमस्टांस उसमें ये है कि जहां कोर्ट खुद मांग रहा है, क्या लिखा है काकरा जी ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी में, अगर कोर्ट खुद आगे से मांग रहा है तो आप दे सकते हैं। दूसरा, कोर्ट को चाहिए कि प्रोनाउंस करने के लिए, जजमेंट को बेहतर रूप से केस को डिसाइड करने के लिए कोई जजमेंट एविडेंस चाहिए एक्स्ट्रा, तो मंगा सकता है। और एक राजेश भाई उसमें तीसरा पॉइंट है, और एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज। आपको पता है राजेश भाई ऑर्डर 41 रूल्स, मैंने आपके जब टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा था मैंने सारी कमेंट्री पढ़ी सीपीसी के ऊपर, ऑर्डर 41 रूल 27 पे पता नहीं कितने तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर आ चुके हैं, कुछ मैंने अपने टेबल में भी लिखे हैं। उनका जिस्ट यही है कि अगर कोई क्रिटिकल एविडेंस है और कुछ किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप फर्स्ट अवेलेबल स्टेज पे नहीं दे पाए, अच्छा इससे एक प्रिंसिपल निकलता है, आप नोट कर लीजिए, मैं भूल ना जाऊं, आइडियल ये है कि आप सारी एविडेंस फर्स्ट अवेलेबल स्टेज पे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोला मैंने बात? फर्स्ट स्टेज पे ही आपको सारे एविडेंस देने हैं। ये बात बिल्कुल क्लियरली सीपीसी के ऑर्डर 41 रूल 27 से निकल रही है कि दैट यू हैव टू लीड द बेस्ट एविडेंस, नोट करिए वर्ड यूज्ड इज बेस्ट एविडेंस at the first stage, because when you go higher the onus to bring the evidence becomes tougher and stricter, and the onus is on the person who is giving it. क्या समझ में आई राजेश भाई? अगर आपने पहली स्टेज पे नहीं दी, जान देनी थी, अब बाद में देना चाहते हैं, तो आपकी ड्यूटी थोड़ी टफ हो जाएगी, आपके सर्कमस्टांसेस लिमिटेड हो जाएंगे, और ओनस किस पे होगा? उसको अंदर डालने का, इंपोर्ट कराने का। तो इसलिए ऑर्डर 41 रूल 27 की व्याख्या करें तो इतने सारे जजमेंट है राजेश भाई, उसमें यह भी है कि ऑर्डर 41 रूल 27 की आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, एडिशनल एविडेंस की पिटीशन बनती है, जज को उसके ऊपर एक रीजन ऑर्डर पास करना होता है। नोट कर लीजिए राजेश भाई, रिटन पिटीशन, राजेश भाई रिटन पिटीशन फाइल होगी एडिशनल एविडेंस की,
उसमें एक रीजन ऑर्डर पास होगा कोर्ट के द्वारा, और उसमें ठीक है। ग्राउंड दिए जाएंगे उस बंदे के द्वारा जो दे रहा है, और उसमें उसको सेटिस्फैक्टरी रीजंस भी देने पड़ेंगे कि वो पहले क्यों नहीं दे पाया और अब क्यों दे रहा है। ठीक है पुरी साहब? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है बिल्कुल। सर। तो इसी के पेरीमेटेरिया है रूल 46 से। बट रूल 46 को पढ़ते वक्त आप देखिए, सीपीसी में तो देखिए सर कोर्ट का केस चल रहा है, सिविल कोर्ट, वहां इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं हुई। थोड़ा सा फर्क सीपीसी में और इनकम टैक्स में क्या आएगा रूल 46 में, वो मैंने ध्यान से सोचा, तो राजेश भाई नोट करिए। इनकम टैक्स एक्ट में जो पावर है सीआईटी अपील की, वो को टर्मिनस पावर है। क्या पावर है सर? को टर्मिनस। मतलब वो काम जो एओ कर सकता है वो सीआईटी अपील भी कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह बोला हुआ है। और दूसरा, आज की तारीख में सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक की पावर नहीं है फाइनेंस एक्ट 2000 के, सिर्फ है तो सिर्फ 144 वाले केस में जो असेसमेंट वाले हैं, जो उन्होंने 2024 फाइनेंस एक्ट से दिए। आर यू देयर सर? जो उन्होंने हवा में कर दिए, सेटिसाइड कर रहे हैं। पर पुरी साहब मेरा कहना यह है कि सीआईटी अपील को टर्मिनस पावर वाला स्पेशल अथॉरिटी है, वो स्ट्रिक्टली सिविल कोर्ट की तरह नहीं है। और दूसरा बात, आज की तारीख में सीआईटी अपील के पास लिमिटेड रिमांड बैक की पावर है, दूसरी बात। और तीसरी बात, और अपील प्रोसीडिंग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम क्लियरली है कि अपील प्रोसीडिंग इज कंटिन्यूएशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एम आई देयर सर? बिल्कुल। तो और काका जी, इनकम टैक्स लॉ में रूल 46 को मैं अगर ज्यादा वो ना करूं, मैं दो प्रिंसिपल आपको लिखवा रहा हूं राजेश भाई, नोट कर लीजिए। जो एविडेंस रूट ऑफ द मैटर पे जा रही है, नोट कर लिए, जो क्या है रूट ऑफ द मैटर, क्रिटिकल एंड क्रूशियल एविडेंस गोइंग टू द रूट ऑफ द मैटर, सर उसको तो एडमिट करना ही पड़ेगा राजेश भाई। क्या समझ में आई? क्रिटिकल एविडेंस एंड क्रूशियल एविडेंस विच गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। और दूसरा, एक जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, जैसे आपने कोई असेसमेंट ऑर्डर दिया जिसके ऊपर कोई सेकंड डाउट ही नहीं हो सकता, अनब्लेमिश इंपेकेबल एविडेंस, उसको तो एडमिट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट हवा में रूल 46 के वायलेशन का ग्राउंड अगर सीआईटी पे ले लेता है कोई एविडेंस हमारे से मांग के, तो ले लेता है। जबकि रूल 46 के दो भाग है, एक आप अपनी तरफ से जो दे रहे हैं, एक नोट करिए रूल 46 का दूसरा भाग है राजेश भाई, रूल 46 सब रूल 4, जहां सीआईटी अपील साहब आपसे कोई एविडेंस मंगा रहे हैं, वहां रिमांड रिपोर्ट मांगने की जरूरत है, नोट करिए। अगर सीआईटी अपील कोई आपसे प्रेरित होकर आपकी सबमिशन से आपसे कोई दस्तावेज मंगवाते हैं, तो काकरा जी उसके ऊपर रूल 46 से सब रूल 4 में लिखा हुआ है कि कोई रिमांड रिपोर्ट मंगाने की जरूरत है, वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगी, रिकॉर्ड का पार्ट हो जाएगी। आर यू देयर सर? यस सर। ओके, ठीक है, ये क्लियर हुआ सर रूल 46 से आपको समझ में आ बिल्कुल गया? बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे जजमेंट्स भी हैं। वर्जिन सिक्योरिटीज का एक दिल्ली हाईकोर्ट की साइटेशन आप नोट करना चाहे, वर्जिन सिक्योरिटीज का ऑर्डर की साइटेशन है 332 आईटीआर पेज नंबर 396, 332 आईटीआर 396 राजेश भाई। हेल्ड एविडेंस क्रूशियल, ये जस्टिस सीकरी का ऑर्डर है। हेल्ड एविडेंस क्रिटिकल एंड क्रूशियल इन डिस्पोजल ऑफ केस कैन बी एडमिटेड, 332 आईटीआर 396, ये सीआईटी पील के लिए है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बट एक ऑर्डर और मैं आपको लिखवा देता हूं, साइटेशन रिपोर्टेड प्रभावती शाह बॉम्बे हाईकोर्ट का 231 आईटीआर पन्ना नंबर 1, 231 आईटीआर पेज नंबर 1। तो राजेश भाई एडिशनल एविडेंस दिए जा सकते हैं, और मैंने आपको बताया रिमांड रिपोर्ट की बहुत महत्वता है, और सेक्शन 250 अलग से पावर भी देता है सीआईटी को इंक्वायरी करने की। आगे चले राजेश भाई, ट्रिब्यूनल के पास, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। आईटीटी के पास अलग से रूल है। आईटीटी रूल में जहां एडिशनल एविडेंस फाइल हो सकते हैं सर, होती है रूल 29। सीआईटी अपील का रूल कौन सा है? रूल 46 था। और आईटीटी का कौन सा रूल है सर? आईटीटी रूल में 29 नंबर रूल। अब राजेश भाई आपको पता है रूल 29 की महत्वता? आपको पता है जी ये सर। सर्जरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने 20 साल के कैरियर में देखा राजेश भाई, बहुत केसेस जहां बैडली मतलब क्या होता है, प्लीडेड कह लीजिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, या रिप्रेजेंटेड होता है, उसमें हम क्या करते हैं सर, एक सेकंड दीजिए मुझे सर, एक सेकंड। हाँ सर सॉरी, ये हमारा कोई फोन आ रहा था किसी का सर राजेश भाई, सॉरी। प्लीज सर। सॉरी, आईटीटी रूल पे था ना मैं, रूल 29 पे। राजेश भाई आपको पता है मेरे कैरियर में मैंने क्या देखा, रूल 29 का प्रयोग काकरा जी आपने कभी करते हुए देखा है? नहीं। 40 से तो आप लोगों ने करा होगा, पर रूल 29 का प्रयोग आपको पता कितना इंपॉर्टेंट है सर? रूल 29 काकरा जी इतनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। अगेन रूल 46 का ही वो एक जैसे सीपीसी मैंने पढ़ा ऑर्डर 41, वो उसी का पार्ट है। अगर आप आईटीटी में रूल 29 की एप्लीकेशन लगाते हैं सर, उसका बहुत महत्वता है। उसको भी वैसे ही लगाना है, आपने रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, कोई फॉर्मेट नहीं है उसका। उसमें आपको बताना है कि आप क्या एविडेंस देने, पूरी साहब ये आपके पास पहले अवेलेबल नहीं थी, अब आपके पास अवेलेबल है,
और ये जेन्युइन रीजंस की वजह से आप नीचे नहीं दे पाए लोअर अथॉरिटीज के पास, और अब आप दे रहे हैं, और ये एविडेंस क्रूशिकल है और इसका एविडेंस का बहुत सीरियस रेलेवेंस है जो एडिशन है, जो ग्राउंड ऑफ अपील। ऐसा लिखकर आप बोलते हैं तो उस ग्राउंड उसको पहले एडिशनल एविडेंस को बिना पिटीशन को करे हुए ट्रिब्यूनल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका इंपैक्ट समझ में आ गया सर आपको क्या है? तो आईटीटी रूल 29 नोट कर लीजिए सर। और ऐसे ही जीएसटी के भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के मैंने रूल निकाले राजीव भाई, जो नई जीएसटी ट्रिब्यूनल बनी है उसके रूल में भी है। उसके रूल में थोड़ा टफ है, उसमें तो वो एफिडेविट वगैरह भी मांग रहा है। संगाई साहब सेस्टेट रूल्स भी आप पढ़ेंगे, जीएसटी के ट्रिब्यूनल रूल्स भी पढ़ेंगे, तो उससे भी कंट्रास्ट कर सकते हैं आप लोग कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि आप एडिशनल एविडेंस कम दे सकते हैं। पर राजेश भाई सारी चर्चा को मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट्स का ओपिनियन ये कि जो एविडेंस असेसी के केस में बड़ी रेलेवेंट है और जिससे इनकम टैक्स की असेसमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ रहा है, काकरा जी उसको एडमिट करना जरूरी है। हमें चाहिए हम प्रॉपर पिटीशन फाइल करें, प्रॉपर ग्राउंड्स दे दें और उसमें प्रॉपर एविडेंस का नेचर बता दें कि नेचर ऑफ एविडेंस क्या है। आर यू देयर सर? तो इसमें राजेश भाई हमारा ये एडिशनल एविडेंस का आपके पास कोई और माइंड में पॉइंट है ना, तो आप मुझे बता सकते हो राजेश भाई प्लीज। मैं वरना अपना रिसेंट जुडिशियल प्रोनोंसमेंट में चलता हूँ। राजेश भाई कोई और पॉइंट आपके दिमाग में पूरी साहब? नहीं, बस यही है सर। एक बार की मान लो सीआईटी साहब या आईटीएटी में आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तब आपके पास क्या रेमेडी है? तो आप ग्राउंड लेंगे, उसके ग्राउंड बनेगा आईटीटी में कि दैट यू फाइल एन रेलेवेंट एविडेंस एंड सीआईटी अपील एरर्ड इन नॉट एडमिटिंग इट एंड नॉट टेकिंग इट टू अकाउंट एंड नॉट कंसीडरिंग वो इट। अपील ही आएगी, उसकी अपील, फर्दर अपील। हाँ, उसका अपील में ग्राउंड बनेगा। ठीक है। इट्स ए इंडिपेंडेंट ग्राउंड टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द सीआईटी। यस यस यस। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कर नो लेती है। अनूप कुमार सिंघाई जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अनूप जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सर। ये हमारे को बड़े अच्छे से लर्नेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम, और ये हमारे को तो लर्नेड ऐसे, ये अनूप भाई बहुत ही लर्नेड आदमी है। ये कह रहे हैं कि बैंक बुक कैन बी ट्रीटेड एज एडिशनल एविडेंस, ऐसा नहीं है अनूप भाई, बिल्कुल नहीं है। जो पार्ट आपके बुक्स का पार्ट है, रेगुलर रिकॉर्ड्स का पार्ट है, वो एडिशनल एविडेंस नहीं मानी जाएगी ऐसे जजमेंट से। मैं दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूं, जो चीज आपने रेगुलर बुक्स, इसलिए वो मैंने शुरू में कहा था, वहीं से चालू करी थी। जो चीज आपकी बुक्स में पैदा हुई, बुक्स का सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो एडिशनल एविडेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जब आपने आईटीआर भरी, जब आपका ऑडिट हुआ तो उसमें इंक्लूड, वो तो प्राइमरी एविडेंस है आपका। हाँ प्राइमरी, नहीं वो उसमें इंक्लूड हो गई, उसको हाँ, करे हो। अब चौधरी जी देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन को भी देखा जाए तो सर, वैसे तो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट में भी एडिशनल एविडेंस, कोर्ट के जजमेंट ये है कि अगर कोई एविडेंस इस नेचर का है जिसपे कोई सेकंड डाउट कर ही नहीं सकता और जो फेस पे देखने से लगता है कि अपेरेंट है, उसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम एडिशनल एविडेंस बोल भी दें तो भी वो पब्लिक डोमेन में है। इंडियन एविडेंस लॉ का भी और जजमेंट्स भी इनकम टैक्स एक्ट में, कि जैसे मान लीजिए कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई आईटीआर है, कोई असेसमेंट ऑर्डर है, जैसे आप बता रहे हैं सेल डीड है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो उसको आप एडिशनल एविडेंस बोल भी दें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो एविडेंस को कंसीडर उसको करना ही पड़ेगा, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राजेश भाई। और इस पे यस। जजमेंट्स भी हैं बहुत सारे, मैंने तो अपने कैरियर में बहुत सारी बार ऐसा देखा है जहां कोर्ट्स ने ऐसी एविडेंसेस के लिए बोला कि जो एविडेंस ऐसी हैं जिनको देखने से फर्स्ट इंप्रेशन ये आता है कि एविडेंस विदाउट ब्लेमिश है, इस पे कोई काउंटर नहीं हो सकता। वो तो जैसे कंफर्मेशन आप पहली बार फाइल कर रहे हैं, उसकी रिमांड रिपोर्ट होगी। आप फर्क समझ रहे हैं राजेश भाई? जी सर, जी सर। जो कोई थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं आज पहली बार, कोई एग्रीमेंट ला रहे हैं। आर यू गेटिंग माय सबमिशन सर? अच्छा, रिट पिटीशन के अंदर मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं दूसरा सवाल कि क्या रिट पिटीशन में हमें एविडेंस सपोर्टिंग लगाने होते हैं, नहीं लगाने होते सर? नहीं, मेरिट पिटीशन में फैक्ट सपोर्ट करने के लिए तो लगाएंगे ना आप। व्हाट आर यू आस्किंग? हाँ सर, नोट कर लीजिए, रिट पिटीशन के अंदर आप जो भी फैक्ट्स प्लीड कर रहे हैं रिट पिटीशन में, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाने जरूरी है, जरूरी। चलिए सर, अब हमारे साहब और क्या पूछ रहे हैं राजेश भाई, इसमें से क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहे हैं, जो दो हाथ के ले ले। बिफोर सीएटीए एडिशनल एविडेंस सबमिटेड इन ए सिंगल पेपर बुक सिंस देयर इज अ लिमिट ऑफ 5। देखिए सार्थक भाई, बिफोर सीएटीए एडिशनल एविडेंसेस आर सबमिटेड इन ए सिंगल पेपर बुक। देखिए सर सार्थक जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 5 डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं भाईजान, एक में कर रहे हैं, ये तो बेकार की बात है, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये फ्रिवोलिटी है। अगर आपने कोई रेलेवेंट एविडेंस सीएटीपी को पेपर बुक एक बार उसको अवेलेबल करा दी, तो उसको उस कानून के जरिए से उसको प्रोसेस करना जरूरी है, वो उसको अनप्रोसेस्ड नहीं छोड़ सकता। I hope it is clear. Deepik lawyer ji पूछ रहे sir, if a case is heard and allowed in ITT but order is not issued within 3 months, then case will be fixed again for hearing. लोया जी, आप क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे हो, वैसे कोई बात नहीं सर, ये दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए लगेगा। इस पर जजमेंट है कि 3 महीने में ऑर्डर देना जरूरी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी के मिश्रा जी ने बोल दिया कि इसकी बकायदा डोजियर बनेगी और वो जजमेंट बाद में किसी दूसरे आदमी के पास लिखा जाएगा हियरिंग के लिए, है राजेश भाई?
अथॉरिटीज एलिज दैट एसएससी इंटेंशनली नॉट, सर ये तो एलिज तो आप कह दीजिए भगवान कृष्ण का तो कोई बात बेकार है। ऐसे तो चौधरी जी आप जो बोल रहे हो कि अथॉरिटीज तो एलिज ही करेंगे, उनका काम ही एलिज करना है, और उनका काम एलिज नहीं होगा तो कपिल गोयल जैसे वकील कहां जाएंगे फिर? है सर, तो ठीक वो बात है। एप्लीकेशन से नहीं चलेगा सर, केस के फैक्ट से और एविडेंस के नेचर से चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा। एलिगेशंस विल नॉट हेल्प यू टू लीड देयर और टू गो देयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द लीगल प्रोसीडिंग सर। ठीक है राजेश भाई, अब हम आते हैं रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में सर। अब हमारे पास जो जजमेंट, राजेश भाई मैं पहले अपना पेपर खोल लूं सर एक मिनट, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ अलग से बताना है सर। एक सेकंड। देखिए राजेश भाई, कई बार क्या होता है, मैं ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, हमारे ना कुछ दोस्त हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो क्या करते हैं, वो मटेरियल तो मांग लेते हैं। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, पूरी साहब सुन रहे हैं, पूरी साहब इसको कहेंगे, अब वो क्या करते हैं सर, उनको उनको सिर्फ विद ड्यू रिस्पेक्ट कट कॉपी पेस्ट का काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हम कोई भी चीज अगर राजेश भाई इतने बड़ा इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे हमारे ब्याह पे, वो सर्कुलेट करते हैं, तो उसको अपने लेवल पे भी एनालाइज करना राजेश भाई जरूरी है सर, जरूरी। अब मान लीजिए आज मैंने काकरा जी कई घंटे लगा कर बना दिया, इसके बाद भी वही क्यूरी और वही चीज जो उसमें लिखी होती है वो मेरे पास आती है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आपने मेरी बात को ध्यान से सुना या कपिल भाई ऐसे सवाल क्यों पूछते हो यार? नहीं नहीं सर, सवाल क्या है, ये तो हम्बल भाव है। क्यों राजेश भाई? बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, पुरी साहब ने बोल दिया कि वो सवाल क्यों पूछते हैं ऐसा, पुरी साहब ये कहना चाह रहे हैं। एनी पुरी साहब, हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऐसा काम है, देखिए इस वाले कैप्सूल में मैंने एक दो जजमेंट्स ऐसे लिखे हैं, डाले हैं, जिसमें ऐसे जजमेंट्स हैं राजेश भाई जिनमें ये केस आया कि एक फेसलेस असेसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनकम टैक्स की फेसलेस असेसमेंट में फेक केस लॉ क्रिएट हो गए। आप ऐसे केस लॉ का दर्शन करना चाहेंगे? देखिए ये अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये नोट, यस सर, यस सर। ये जजमेंट बड़ा हाईलाइट हुआ है, केएमजी वायर वर्सेस नेशनल बिजनेस। मैं चर्चा को यहीं से चालू कर रहा हूं क्योंकि किसी कारण की वजह से, पुरी साहब आप साथ रहिए प्लीज। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर क्या कमाल है, इनकम टैक्स असेसमेंट की असेसमेंट करते वक्त और करोड़ों रुपए की लाखों रुपए के असेसमेंट में एडिशन करते वक्त इनकम टैक्स विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से फेक केस लॉ क्रिएट कर लिए जो नॉन एग्जिस्टिंग है। अब मैं पढ़ के बताऊं सर, इस लिखो, ये देखिए जजमेंट, ये जस्टिस बीपी कोलाबा वाला साहब है, बॉम्बे हाईकोर्ट के टैक्स बेंच के जज। On the second issue of addition of peak balances in respect of loans received from directors, it can be seen that while calculating peak balance, respondent number 1, that is income tax department, has considered the opening balance, and for which purpose they have relied on 3 decisions. The judicial decisions relied upon are completely non, राजेश भाई पढ़ना जोर से, नॉन एग्जिस्टेंट। In other words, there are no such decisions at all which are sought to be relied by the great income tax department to show from where such decisions are fetched. In this era of artificial intelligence, one tends to place much reliance on the results thrown open by the system. I will take a pause. राजेश भाई, what it shows, हम इतना ज्यादा सिस्टम पे हैंडीकैप हो गए हैं सर, या हम इतने ज्यादा ओवर रिलायंस कर रहे हैं काकरा जी सिस्टम पे, हमारे इनकम टैक्स के दोस्त, कि असेसी को किसी तरीके से भी ड्यू रिस्पेक्ट, आप मैं देखिए मेरे को ऐसा मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये बात तो सब जैसा भी लिख रहे हैं, और कितने हाई कोर्ट में, पिछली बार गुजरात हाई कोर्ट का भी मैंने आपको दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगा, वो कारिया साहब थे, कोलाबा वाला साहब है, ये कह रहे कि भैया आप इतना ज्यादा इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट में अपना दिमाग ही लगाना बंद कर दिया आपने। और वही बात जस्टिस सूर्यकांत साहब जो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ। दुख तब होता है राजेश भाई जब कोर्ट ऑफ लॉ में आकर डिपार्टमेंट के लोग या डिपार्टमेंट की साइड से आता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड की तो जरूरत ही नहीं है, ये डॉक्ट्राइन लगती कहां है, इस डॉक्ट्राइन के बारे में सुना किसने है, ये कौन से आदमी ने बनाई है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये किसने पैदा किया है इसको, जबकि संविधान मेकर ने बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 14 में इंडियन संविधान में लिखा है कि आप उसका पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और आर्ग्यूमेंट कोर्ट में क्या दिया जा रहा है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूं, मैं भी केस आर्ग्यू कर रहा हूं जगह जहां कोर्ट में डिपार्टमेंट ने रिटर्न सबमिशन में लिखा है राजेश भाई, और हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ अकाउंटेंट मेंबर जो आईआरएस डिपार्टमेंट से आए हैं वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो डॉक्ट्राइन लगती ही नहीं इनकम टैक्स के एक्शंस पे। सर ये आप हंसी की बात नहीं है राजेश भाई, कितनी दुख की बात है सर ये, मतलब आर यू सेइंग दैट ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड डॉक्ट्राइन इज इम्यूनाइज्ड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एनी हाउस,
However, when one is exercising quasi duty, भूल गए सर उनकी जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था जामवंत जी के द्वारा जब कि क्या उनकी पावर्स हैं क्वाजी जुडिशियल, क्या उनकी ड्यूटीज है टैक्स असेसमेंट में, क्या उनको रैशनैलिटी लगती है, क्या उनको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगता है। वो तो कह रहे हैं साहब हमें सिस्टम ने जो दे दिया, हम तो सिस्टम का स्लेव हैं, हम तो सिस्टम के सर्वेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जस्टिस बी डी कारिया ने, गुजरात हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने 1 दर्जन ऑर्डर में भी लिख दिया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज बिकम सर्वेंट एंड स्लेव ऑफ द सिस्टम। सर ये मेरा वर्ड्स नहीं है, कोई मुझे गलत ले, ये गुजरात हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस कारिया साहब ने 1 दर्जन इनकम टैक्स के फैसले में, अभी मैं आज 3-4 आपको दिखाने वाला हूं और भी, जहां उन्होंने, वो कह रहे हैं मैं त्रस्त हो गया राजेश भाई, वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक केस में हमें बोल देता है जो आदमी जिसका पेन नंबर चला गया, जिसने पेन सरेंडर कर दिया, पेन डीएक्टिवेट करा दिया, उसके पीछे पड़े हुए उसी पेन नंबर के, हम तो वही देखेंगे जो पेन सरेंडर हो गया, हम तो उसी को लेकर चलेंगे। हमारी मेमोरी लॉक हो गई वहां की तरह, हम वही लॉक हो गए क्योंकि हमारा सिस्टम सही नहीं हुआ। सर सिस्टम सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये आर्टिफिशियल, अच्छा ये बताओ काकरा जी, अगर ये आदमी रिट में नहीं जाता और ये कोलाबा वाला साहब इसकी बात नहीं समझते, इसको न्याय नहीं देते, तो इसका क्या बनता राजेश भाई? ये तो धक्के खाता अपील में, फैसला अपील में, आईटीटी तक आने तक। कपिल गोयल जैसे वकीलों को काम मिल रहा है और उनके पास फीस आ रही है, उनको भगवान कृष्ण की, मां लक्ष्मी की कृपा हो रही है, और कपिल गोयल जी कहें तो बहुत बढ़िया हो रहा है, और लोगों के ऊपर गलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए राजेश भाई? सर हम कहने को तो वही बहुत आगे दौड़ पीछे छोड़े कहावत है सर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैसिलिटेटर के लिए बनाया, उसको एक मींस की तरह है, वो एंड नहीं है सर। इसलिए कोलाबा वाला साहब की जजमेंट जो है केएम वायर्स का, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा भैया आप लोग शो कॉज नोटिस भी ढंग से नहीं देते हो, उसके अंदर फिगर्स नहीं बताते, उसको बताते नहीं हो एसएससी को, उसके पीछे से बिहाइंड द बैक अटैक करते हो, जैसे एम्बुश होता है ना, एम्बुश समझते हैं मिलिट्री में, एम्बुश क्या होता है सर? एम्बुश है ये। तो राजेश भाई मैं ये समझ नहीं पा रहा सर, ये इतनी लिटिगेशन राजेश जी, ये सिस्टम सर मेरा एक क्वेश्चन है इस पर हाँ हाँ बोलो ना भाईजान। कि आप ये दो तो कुछ ये डिपार्टमेंट ने एआई का यूज करके और ये सारी कहानी कर दी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर कर दिया। सपोज ये गलती एसएससी ने की होती तब क्या होता? हाँ एक मैं आपकी दोनों बात बताता हूँ। एक तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का, हाँ राजेश भाई उसको तो सूली पे लटका देते, फिर यस यस उस पे कंटेम्प्ट लगा देते, उस पे कहते बस इससे बड़ा ऑफेंडर कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा बिल्कुल। डिसऑनेस्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा क्रिमिनल इंटेंट का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ, उसको तो खत्म ही कर देते ये। चेक अब, पर कंटेम्प्ट है सर, ये फेक केस लॉ क्रिएट करना। बिल्कुल आप कंटेम्प्ट उनमें है अगर ये। ऐसी साइटेशन लिख दें जो रिलाय कर रहे हैं और जो नहीं है, काकरा जी आप इतने पुराने वकील हैं, बताइए वो कंटेम्प्ट नहीं है सर? कंटेम्प्ट है। आप दुनिया पे कंटेम्प्ट लगा रहे हैं, इन पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं हो रही? यस और लोग तरस तो रहे राजेश भाई, इनके इस तरीके की वजह से लोगों पे डिमांड आ रही है, कोई गुलदस्ता नहीं मिल रहा, कोई बिहारी जी का प्रसाद नहीं मिल रहा, कोई 56 भोग नहीं मिल रहा, कोई आड़ू पेड़े नहीं मिल रहे, कोई कार्तिक मास का प्रसाद नहीं मिल रहा इनसे, ये तो हमारे को लाइबिलिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं एसएससी को कि तुम हमारे गलत करे हुए से आगे जाओ और न्याय लेकर आओ, वरना मानेंगे तुम गलत हो। ये कोई बात हुई काकरा जी, बताओ you know I will show 2 instances more Rajesh bhai. It is not like this that it is happening in one case, you know, it is becoming a such a serious problem, you know, this note this case of Supreme Court and Bombay High Court. ये राजेश भाई ये भी नोट करना जरा एक बार। एक तो मैंने केएम वायर्स बताया बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो आप सबने नोट कर लिया, बीच में से बताया था बॉम्बे हाई कोर्ट केएम वायर्स। आजकल राजेश भाई मैं इसी प्रोजेक्ट पे लगा हूं कि सिस्टम का, इनकम टैक्स विभाग का क्या दोस्ताना चल रहा है, ये दोस्ताना फिल्म भी दिए। ये नोट करना राजेश भाई, क्या जजमेंट है बॉम्बे हाई सुप्रीम कोर्ट का, और जिसके बॉम्बे हाई कोर्ट को लिंक्डइन कंपनी बड़ी है सर, ये लिंक्डइन सिंगापुर की कंपनी है, लिंक्डइन यूज, आप पता है ना लिंक्डइन के बारे में सर? राजेश भाई इसको पढ़ेंगे ना, इसमें एक अप्रूवल का इशू था, एक कमिश्नर साहब ने अप्रूवल दी एक परफॉर्मा में, आप इसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट वाला मैंने नीचे रिप्रोड्यूस किया हुआ है, यहां से मिस्टर सबीर कुमार। क्या हुआ, एक असेसमेंट ईयर 19-20 की राजेश भाई केस रीओपन हुआ और 3 साल के बाद हुआ। उसमें कॉलम होता है अप्रूवल के फॉर्मेट में कि क्या केस 3 साल के अंदर है, क्या केस 3 साल के बाद है, क्योंकि 3 साल के बाद क्राइटेरिया अलग हो जाता है, आप सबको पता है 149 में 50 लाख असेट वगैरह, आपको पता है ना सर राजेश भाई, कि अगर 3 साल के बाद केस खुल रहा है तो क्राइटेरिया बदल जाता है, ऐसा सैंक्शन में परफॉर्मा में कॉलम है। अब इसमें पढ़िए राजेश भाई, मिस्टर सबीर बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या हुआ, 19-20 का केस जो अप्रैल 23 में खोला गया 3 साल के बाद, उसको सिस्टम ने कहा ये 3 साल के अंदर है। ये कौन से प्लेनेट का सिस्टम है जो 19-20 के केस को जो अप्रैल में रीओपन हो रहा है 3 साल के बाद, उसको कह रहा है 3 साल के अंदर है? इसका उत्तर दीजिए डिपार्टमेंट क्या दे रहा है, बड़ा आनंददायक उत्तर है, आनंदम आनंदम। देखिए, मिस्टर कुमार सुबीर कुमार सबमिटेड दैट इज द सिस्टम which automatically gives the answer for box 9 सर ये because भी the लिखिए, assessment अब year is ये of लिखिए, हाँ हाँ 2019-20 and the approval date is सर 27 ये अप्रैल एक्सक्यूज 2023।
सर कितनी कमाल की बात है, ये एक्सक्यूज एक लॉ ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा है हाईकोर्ट में, काकरा जी, वो दे रहा है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का पार्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस करी है, ये मैंने लिखा है इसमें। ये कोई कमाल है सर, ये कि ये लोग जो फॉर्म में कॉलम भरे जा रहे हैं, तो वो अगर ये सिस्टम पिक कर रहा है, तो वो साहब जो नीचे साइन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, जिनका नाम डेजिग्नेशन लिखा है, वो क्या कर रहे हैं अग्रवाल साहब? फिर देखिए जज साहब ने लिखा है, वी कैन नॉट इवन, वो कह रहे हैं कि दैट वी, क्या आगे पढ़ना राजीव भाई, पढ़ो आगे पढ़ो एक बार, हाँ बड़ा से इंटरेस्टिंग, सर, ये फिल्म की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग, पढ़िए आगे, इवन वी फॉर ए मोमेंट। correct is possible. In such a case, the approving authority, Mr. Vijay Shankar, should have returned the approval for correcting the form or at least made a remark in his own handwriting. We cannot even make out whether the order sheet has been signed by the same Mr. Vijay Shankar CIT who has given the approval, because the approval from annexed to the petition is unsigned. ये रुकिए, देखिए कमाल, पहले तो टिक बॉक्स सिस्टम ने कर दिया, वो वाली अप्रूवल फॉर्म ही साइन नहीं है, ये नोट कर लीजिए, अनसाइंड वर्ड। और तीसरी बात, ऑर्डर शीट उसका देते नहीं है और उसको छुपा के रखते हैं अंदर, और उसको कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं देंगे। और ये तीनों बातें मैंने नहीं लिखी, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया 13 अक्टूबर को। और राजेश भाई, इससे ये मैसेज निकलता कि अप्रूवल परफॉर्मा डिपार्टमेंट का सिस्टम नहीं भरेगा, सीआईटी साहब खुद चेक करेंगे उस सिस्टम, उस फॉर्म को, और वो ऑर्डर शीट से और उसका साइन होगा, वो आपको क्लियर हो गया, वो सिस्टम से नहीं चलेगा। यहां फिर वही प्रॉब्लम आ गई काकरा जी की, सिस्टम कर रहा है। आपको क्लियर हुई बात सर? ये बॉम्बे हाईकोर्ट था एक, ये अभी आइए, अभी ये देखिए आगे सर, एक गुजरात हाईकोर्ट और दिखा रहा हूं राजेश भाई, आपको बड़ा आनंददायक लगेगा ये, देखो इसमें कारिया साहब ने अपनी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, उन्होंने कहा हम फ्रस्ट्रेट हो चुके भैया, ये क्या हो रहा है, ये पढ़िए राजेश भाई, राजेश भाई, गुजरात हाईकोर्ट हाईलाइटिंग, इसमें क्या हुआ, एक एसएससी का पेन डीएक्टिवेट, आप समझते हैं काकरा जी प्रैक्टिकल सब लोग, कि पेन डीएक्टिवेट हो जाता है, करा लेता है एसएससी, और उसके बाद वो कंप्लायंस कर रहा होता है रेगुलर, अपना जो भी उसके पास डुप्लीकेट पेन था वो दूसरा पेन था उसमें कर रहा है अपने रेगुलर पेन से। अब इनके यहाँ क्या चक्कर है राजेश भाई, कि इनकम टैक्स विभाग डीएक्टिवेटेड पेन के ऊपर भी रॉन्ग नोटिस 148 के छापे जा रहा है, और हाईकोर्ट ने कहा कि हम डीजी सिस्टम से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि सिस्टम की वजह से लोगों को हैरेस करना और लोगों को परेशान करना बंद करें। ये रसना प्राइवेट लिमिटेड का गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर है सर, ये वाला, एक सेकंड सर, एक सेकंड। पुरी साहब कहाँ चले गए? काकरा जी, हाँ, हम यही है देख रहे भाई। हो? हाँ, देख रहे हो सर, अब ये कैसे पॉसिबल है, कितनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं डिपार्टमेंट, और एक आम आदमी इसको कैसे फाइट कर सकता है डिपार्टमेंट से? संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। कितने सारे तो गलत ऑर्डर की बेस पे एडिशन हो जाती हैं, और वो बेचारे चुपचाप पे करके असेसी बैठ जाते हैं, क्या करें वो? पॉसिबल नहीं है सारी ये चीजें सर। कितनी पॉइंट आउट करेंगे, कितने इसको चेक करेंगे, कितने उसमें से पॉइंट निकालेंगे, बहुत मुश्किल। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एडिशन में ये सारी चीजें ना माइन्यूटली देखी जाए, ऑर्डर शीट मंगाई जाए, फाइल इंस्पेक्ट की जाए, बहुत मुश्किल काम। डिपार्टमेंट को तो एक निष्पक्ष होना चाहिए। डिपार्टमेंट तो एकदम बाइस्ड है। आपको तो ऊपर में निष्पक्ष होना रिलीफ मिल जाएगी, फिर भी वो परेशान करेगी। बताइए। हमारे एक एसएससी के केस में 4 साल की अपील के अंदर में सी फेसलेस असेसमेंट के अंदर में 40 करोड़ की बेनिफिट मिल गई।
मिलने के बताइए। बाद में 2 साल के लिए हाई कोर्ट चला गया डिपार्टमेंट, और हाई कोर्ट में डिसमिस हो गया। उसके बाद में डिपार्टमेंट ने क्या किया, रॉन्ग एड्रेस दे करके आईटीएटी के अंदर में ऑर्डर ले लिया और उन 4 सालों को वापस सेट असाइड करवा दिया। ओ वाह, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। ग्रेट। बताइएगा। ऐसी सर हमारे पास एक केस आया। एक सीनियर सिटीजन थी लेडी, उसके 2 नंबर इन्होंने अलॉट कर रखे होंगे, पेन नंबर, जो कि सेकंड पेन नंबर उसने कभी यूज नहीं किया। उस पर नोटिस दे करके 144 में उसकी असेसमेंट कर दी। और जो एक बैंक अकाउंट जो मेंटेन कर रही थी मैडम, उसमें जो अलग पेन नंबर था, उससे रिकवरी कर ली। वाह, उससे रिकवरी भी कर ली। ये पुलिस वाला काम हो गया। हाँ। और जब बड़ी दिक्कत आई तो फिर हाई कोर्ट हमने रिट डाली। हाई कोर्ट से जब उनको ऑर्डर हुए तो पहली डेट पे उन्होंने रिफंड कर दिया। वाह, पहली डेट पे ही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड रिफंडेड द ऑल द मनी विद इंटरेस्ट। अब बताइएगा, पर ये कौन जाएगा हाई कोर्ट, कौन इस तरह से, और कौन सुन रहा है, क्या हो रहा है? हर केस में तो आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। ना, संभव नहीं है। और कोई मेंबर अपनी बात रखना चाहे, कोई इंस्टांस हो? अनूप जी, भल्ला जी, आप भी आ जाओ। अरुण भल्ला जी, आप भी पैनलिस्ट में आ जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ राकेश जी बोलो, क्या कह रहे हो आप? राकेश भाई बोलिएगा। हाँ, आवाज आ रही है सर। आ रही सर, आ रही। ससी लेडी थी, उस ससी लेडी का एक पैन नंबर था, उन्होंने पैन नंबर में प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने पैन पे लिख के दे दिया डिपार्टमेंट को, उसको डीएक्टिवेट कर दो। उसके बाद उन्होंने हम्म। दूसरा पैन ले लिया। 6 हम्म। साल के बाद उसको नोटिस आया पुराने पैन पे, वो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन से। ओ शाबाश, वेरी गुड। उसके चलते रहे जी। अल्टीमेटली उनको वो दोनों पहन के, तो डीआरपी वाले कहते हैं जी हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो आपको कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा, हम फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड कर देते हैं। मैं कहा मेरिट्स पे डिसाइड कर दो, हमारी कोई इनकम एडिशन होनी नहीं थी, इनकम सारी हम्म। डिक्लेयर थी। ये हाल है सर डिपार्टमेंट का तो। हाँ, बहुत बुरा हाल है। अपने जो उन्होंने नोट इशू कर दिया वो सही है, चाहे वो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरे को उसको सही नहीं ठहराना है। सर, मेंबर क्लियर कहते हैं जी हम इसके ऊपर एक्चुअली हम कुछ नहीं डिसीजन दे सकते कि पैन गलत यूज कर दी, डिपार्टमेंट ने यूज कर लिया, इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल में जाना जी। ये बात है देखो। तो फिर डीआरपी किस लिए है सर? डू द जस्टिस ना। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। क्या करोगे, कैसे? बुरा हाल हो गया सर, पहले से ज्यादा वर्स्ट पोजीशन हो गई है अब। क्लाइंट चाहता है कि भाई साहब सब कुछ हमारे हाथ में है, और हमारे यार आपके हाथ में कुछ है नहीं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सर, जो ये पोर्टल्स नहीं चलते हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम्म। आपके यहाँ चल गया, मेरे यहाँ नहीं चला, कहते हैं जी उसकी तो रिटर्न फाइल हो रही है, आपके यहाँ ही नहीं होते, आपको आपके यहाँ काम नहीं होता इसका ढंग से। ये भी है ना सर, आपके यहाँ चल रहा है, और मेरे दोस्त की तो हो गई जी, आप मेरी नहीं फाइल हुई, आपने नहीं करी जी, आपके यहाँ प्रॉब्लम है बताओ। हाँ, सॉरी राजेश यही है। भाई। हाँ आइए सर, कपिल भाई, आइए ओवर टू प्लीज। कपिल भाई, ओवर टू कपिल भाई। हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे राजेश भाई हम? हम ये रॉन्ग पेन नंबर। तो मैं ये कह रहा था सर कि जैसे ये गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया ना, इसमें देखो इन्होंने इतनी अच्छी बात लिखी है जस्टिस कारिया ने, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने सारे सिस्टम के हिसाब से ही काम कर रहा है, और इवन सिस्टम एक दिशा में काम कर रहा है, और जहां पेन एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो चुका है उसी पेन पे लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि नहीं साहब हम तो इस आदमी को इसलिए नोटिस दे रहे हैं जिसका एमालगामेशन हो चुका है, इसने पेन डीएक्टिवेट भी करा दिया, बट हमारे सिस्टम में करेक्शन नहीं हुई। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा डीजी सिस्टम को कि आप पहले अपना पेन इसका सिस्टम ठीक कराइए, और फिर उसके बाद असेसी को हैरेस करना बंद करिए।
तो राजेश भाई डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर सेइंग ऑन दिस पॉइंट। आई नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक बार शुरू से आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का प्राइड फॉरामर का ऑर्डर है इनकम टैक्स लॉ में, जहां एक सेक्शन 37 का खर्चे का इशू था कि क्या एक एसएससी जो थोड़े टाइम के लिए बिजनेस नहीं कर रहा काकरा जी, तो उसका खर्चा देने से डिपार्टमेंट मना कर सकता है, जैसे जॉयमाला बागची का ऑर्डर है आपके यहाँ के। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये बड़ा अच्छा ऑर्डर है, इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया गया और एसएससी की अपील को अलाउ किया गया। और इसमें यह कहा गया है कि अगर एसएससी अदरवाइज बिजनेस में है और राजेश भाई उसका बिजनेस लल में है, लीन में है, तो जो भी खर्चे उसने रेलेवेंट किए हुए हैं वो खर्चे उसको अलाउ होंगे। तो इसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करते वक्त उन्होंने सेक्शन 37 के अंदर ये इंपॉर्टेंट फैसला है, आप सब नोट कर लें सर, प्राइड फॉर्मर का। इसमें जो लाइन है, द ट्रिब्यूनल, राजेश भाई पढ़ना, द ट्रिब्यूनल राइटली नोटेड से That tribunal rightly noted a business going through a lean period of transition which could be revived if proper circumstances arose, must be termed as lull in business and not a complete cessation of the business. The word business has a wide import and cannot some real, substantial and systematic or organized course of activity or activity with a set purpose. 7 in CIT versus Malayalam Plantation Limited. Yet this court is further underlined that the expression for the purpose of business is wider in scope than the expression for the purpose of earning profit and would encompasses राजेश भाई in कहने its का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस की परिभाषा है, ये तो इन्होंने जज साहब ने, जॉयमाला बागची साहब ने बताई है कि बिजनेस का मतलब है हैज ए वाइडर इंपोर्ट एंड कनोट्स रियल सब्सटेंशियल एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्टिविटीज सेट पर्पस। उन्होंने एक पुराना मलयालम वाला ये जजमेंट भी साइट किया है। और इवन अगर आप जैसे जो ऊपर लाइन है, द ट्रिब्यूनल नाइटेड दैट ए बिजनेस गोइंग थ्रू ए लीन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन वुड बी रिवाइव्ड इफ प्रॉपर सर्कमस्टांस अरोज मस्ट बी ट्रीटेड एज लल इन बिजनेस। ये लल वाली बात नोट कर लो, अगर लल भी है तो भी खर्चे अलाउ होंगे। और अगर कंप्लीटली उसने बिजनेस से आउट नहीं हुआ है, तो अगर टेम्पररी लल है तो राजेश भाई बिजनेस विल बी ट्रीटेड टू हैव बीन कंटिन्यूड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और ये पढ़ना राजेश भाई, yes. इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये नॉन रेजिडेंट In कंपनी an era of globalization whose life blood is transnational trade and commerce, the High Court's restrictive interpretation that a non-resident company making business communication with an Indian entity from its foreign office cannot be construed to be carrying on business in India is wholly anachronistic with India's commitment to sustainable development goal relating to ease of doing business across national borders. तो इसका मतलब राजेश भाई ये कि बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से खर्चे अलाउ करने हैं, डिपार्टमेंट को पेडेंटिक अप्रोच नहीं लेनी कि किसी तरीके से खर्चे अलाउ ना हो। इसके अगला फैसला अप्रूवल वाला था राजेश भाई, मैं पढ़ चुका हूं कि सिस्टम में अप्रूवल जो है और साइन नहीं है और 3 साल गलत मार्क हुए हुए और अप्रूवल के परफॉर्मा की क्या सैंक्टिटी है, लिंक्डइन वाला केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अगला तीसरा नंबर केस लॉ राजेश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब का। देखिए आप इस केस लॉ को बड़ी ध्यान से समझिएगा। इसमें राजेश भाई उन्होंने बता रखा है कि अगर एक एसएससी को एक किसी आदमी को कोई शोकॉज नोटिस आता है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नोटिफाई होता है कि इसके खिलाफ ये चार्ज है, अब इनको इनकम टैक्स का ध्यान में रखना 148A और शोकॉज नोटिस राजेश भाई, और वो जब असेसमेंट एडजुडिकेशन होती है तब वो बदल जाता है सीपीसी कोई भी जगह। अब आप देखिए कितना जबरदस्त लाइनों ने 5 लाइनों में 6 लाइनों में जस्टिस दीपांकर दत्ता काकरा जी उनका हाँ फैसला जी। पढ़िए, द प्रेजेंट इज akin to, पढ़िए राजेश भाई। Again to situation where the notice successfully defends the charges against him, but is made out to suffer civil consequences because the notifier finds the noticee guilty of a different charge in respect whereof he is not put to notice. In such a case, the finding of guilt, which is at variance with the original charges, without proper opportunity to respond offense due process and render any order or action unsustainable. Therefore, the division bench of the High Court fell in error in holding that the principle of natural justice was not violated on the ground that a fresh show-cause notice was unnecessary, as there was no repayment to follow the principle of natural justice when the fact is not in dispute. तो राजेश भाई कहने का मतलब ये है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इसमें ये लिखा है कि भैया आप जिस आदमी को जो चार्ज नोटिफाई कर रहे हो उससे डेविएट होकर अगर आप जो चार्ज उसको बताया ही नहीं है उसके बिना उसको अगर वो कर रहे हो तो इट इज ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ नॉट ओनली नेचुरल जस्टिस बट ड्यू प्रोसेस एंड एंटायर एक्शन विल बिकम अनसस्टेनेबल। काकरा जी आपको पता है जितने भी ये 148A के नोट ऑर्डर्स हुए हैं या 148 के राजेश भाई और जितने भी असेसमेंट ऑर्डर पास हुए हैं, आप नोट करिए 2 टाइप के जगह ये पूरा जजमेंट लगता है, आप नोट कर लीजिए इसकी यूटिलिटी राजेश भाई। जहां फेसलेस असेसमेंट में शोकॉज नोटिस में कोई और चार्ज है और फाइनल असेसमेंट में कुछ और बात है।
और ऐसे ही 148A में जहां शोकोज नोटिस में कुछ और बात है और फाइनल असेसमेंट में कुछ और बात है, वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता का फैसला पूरा लगेगा। क्लियर है राजेश भाई? ये बस, यस सर बॉस, यस अब बॉस। आगे बढ़िए प्रेम अग्रवाल सर, ये देखिए ये क्या है राजेश भाई, इसमें जस्टिस महादेवन साहब ने, आर महादेवन साहब ने ये बता रखा है कि अगर आपका कोई भी कोर्ट की क्या किसी भी कोर्ट की, अगर मान लीजिए किसी आपने अपीलेट अथॉरिटी को कोई सबमिशंस फाइल किए और वो कंसीडर नहीं हुए, या एविडेंस फाइल करी, या मान लीजिए आपने कोई ग्राउंड फाइल किए या कोई साइटेशन फाइल करी, वो कंसीडर नहीं हुई, तो वो किसकी मिस्टेक है राजेश भाई? वो तो डिपार्टमेंट की मिस्टेक है। कोर्ट की मिस्टेक हुई ना, जिस कोर्ट के हाँ, सामने कोर्ट की मिस्टेक है, तो यस। ये लेटिन मैगजीन को जस्टिस महादेवन साहब ने बड़े ब्यूटीफुली हाईलाइट किया है एनसीएलटी के कंटेक्स्ट में कि इफ ए पर्टिकुलर लिटिगेंट को कोई इनजस्टिस हुआ है कोर्ट की मिस्टेक की वजह से, उसको क्योर करने की जिम्मेदारी उस कोर्ट के ऊपर है। आर यू नोटिंग? प्रेम अग्रवाल में इन्होंने लेटिन मैगजीन लिखी है कि दैट एक्ट ऑफ कोर्ट शेल प्रेजुडाइज नो वन, एंड अगर कोर्ट की कोई मिस्टेक है तो कोर्ट को उसको काकरा जी क्योर ठीक करना चाहिए। करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगला जजमेंट है राजेश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार टेलीविजन का गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है कि अगर कोई सेक्शन, जैसे एक तो इनकम टैक्स की राजेश भाई पेनल्टी होती है 270 अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग, एक पेनल्टी है जो दूसरे सेक्शन में लगती है अदर देन इनकम वाली पेनल्टी काकरा जी, जैसे 269 एसएस होगी लोन वाली एक्सेट्रा। अगर वो पेनल्टी की फाइंडिंग राजेश भाई असेसमेंट ऑर्डर में सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो पेनल्टी लग ही नहीं सकती। इस गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को अप्रूव किया गया, नोट कर लीजिए। इफ in context of imposition of penalty under section 269 double SS, there is no satisfaction in the assessment order and still the penalty is directly initiated, then गुजरात हाईकोर्ट का परिवार टेलीविजन का एक ऑर्डर था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने राजेश भाई अप्रूव किया है। तो इसका रेशियो ये हुआ राजेश जी कि अगर आपके केस में, किसी केस में, एसएससी के केस में पेनल्टी कैश ट्रांजैक्शन की इनिशिएट भी करनी है तो उसका जन्म डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसका जन्म प्रॉपर असेसमेंट ऑर्डर से होना जरूरी है। चाहिए। जरूरी है। अगला केस लॉ सर, P. Radhakrishnan versus Cochin Devaram on scope of adjudication by courts and going beyond petitions in making of। अच्छा राजेश भाई, इस जजमेंट की साइंस समझिए, बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है जस्टिस विश्वनाथन साहब का। हमारे यहाँ इनकम टैक्स की अपील्स में आईटीटी लेवल पे भी विद ड्यू रिस्पेक्ट और सीआईटी पे भी कई बार क्या होता है काकरा जी कि अपीलेट अथॉरिटी और कोर्ट्स उस पॉइंट पे चली जाती हैं जो केस ही नहीं होता पार्टीज का, और उस पर जो असेसी होती है उसको वर्स ऑफ कर देती हैं। यहां जस्टिस विश्वनाथन ने राजेश भाई ये लिखा है कि कोर्ट्स कैन नॉट मेक द पार्टीज टू वर्स ऑफ, एंड उसको उसके खिलाफ कोई भी अनवांटेड अनसॉलिसिटेड या अपनी तरफ से डायरेक्शंस नहीं दे सकती जब तक वो सामने वाली पार्टी को पुट ऑन नहीं की गई है। और ये राजेश भाई ये लाइन पढ़ना जरा आप एक बार, जरा मैं आपसे कह रहा हूं, सॉरी काइंडली रीड प्लीज सर, प्लीज 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 ये लाइन। कंटिन्यूअस करेक्ट। मैं आ रहा हूं सॉरी, दूसरी लाइन पर ये पढ़ना जरा राजेश भाई, ये वाली। As pointed out in BK Majhotra, Supra and Mohammad Naeem, एक if सेकंड without यहां से पढ़िए, इट इज वेल सेटल्ड। it is well settled that if in an exceptional case the court feels the need to travel beyond the scope of the writ petition and make observation, the least a party is entitled to is an opportunity to explain and defend themselves. Litigants go to court for vindicating their rights when they perceive that there is an infringement. The court may, after hearing both parties, grant or deny them relief depending on the facts and circumstances of the case. As pointed out in VK Majhotra and Mohammad Naeem, if without putting parties on notice, even in the rare and exceptional case where facts warrant, the court travel beyond the scope of the petition, takes parties by surprise, and makes any strong observation and directions. It will create a chilling effect on the other prospective litigants too. They will be left to wonder whether by going in court matters, when they perceive injustice has resulted, they will be rendered worse off what they were before initiating the proceedings. This could seriously impact access to justice and very rule of law. इसका मतलब समझ रहे हो राजेश भाई कि बहुत बार हमारे यहाँ कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए लिख रहे हैं, ये आईटीटी पे भी लागू होता है, सीआईटी पे भी लागू होता है, और सब जगह लागू होता है काकरा जी, कि आप उसको वर्स ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आईटीटी में डिपार्टमेंट गया, जो डिपार्टमेंट का केस ही असेसमेंट ऑर्डर में नहीं है वो क्रिमिनल केस आउट मेकआउट नहीं कर सकता है, और जो ग्राउंड में नहीं है, जो डिपार्टमेंट का केस नहीं है, उसके ऊपर हाईकोर्ट रिलीफ नहीं दे सकता है डिपार्टमेंट को। ये लैंडमार्क फैसला है विश्वनाथन साहब का। अगला राजेश भाई देखिए, ये केस की जितनी, ये 50-60 पेज का ऑर्डर है वासुकी ग्लोबल गुजरात हाईकोर्ट का। इसमें क्या हुआ राजेश भाई, ये केस नॉर्मल 148 की तरह नहीं है। जैसे क्या हुआ, वासुकी ग्लोबल राजेश भाई कंपनी है, इसने अपने बहुत सारे लोगों को माल बेचा इंडिया में, ये कोई कंपनी है गुजरात की। अब इसने जिन भी लोगों को माल बेचा, इनके यहाँ कोई जीएसटी का एक्शन हुआ कि इन्होंने फेक इनवॉइसिंग करी है काकरा जी, तो इनकम टैक्स विभाग ने उस जीएसटी की इंफॉर्मेशन में जो वासुकी जो सप्लायर है, जिन्होंने बहुत लोगों को बेचा है माल,
इनके इनके केस की जीएसटी इंफॉर्मेशन के बेस पे हजारों लोगों के, इनके जो बायर्स थे उनको 148 दे दिया। अब वासुकी के पास लोग आने लगे कि सर आपके ऊपर क्या एक्शन ऐसा हुआ है कि जो हमारे को भी आप परेशान कर रहा है डिपार्टमेंट। तो वासुकी ने जीएसटी वालों को बोला पहले कि सर आपने ये इंफॉर्मेशन कैसे भेज दी है, तो गलत है, मिसकंसीव्ड है। तो राजेश भाई जीएसटी ने वो इंफॉर्मेशन सही कर दी। वेरी गुड। का क्लाइमैक्स आया, इनकम टैक्स विभाग कह रहा है हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं ठीक होंगे, हम वैसे ही नोटिस देंगे लोगों को जो इनके सप्लाई बायर्स हैं, जैसे जो गलत जीएसटी की इंफॉर्मेशन थी, करेक्टेड इंफॉर्मेशन का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, गलत पे चलते रहेंगे। तो उस पे 50 पेज का फैसला लिखा। मेरा ये पढ़िए जो मैंने लाइन बनाई है। It's a classic case of serious and gross misuse of reopening under income tax law on incorrect information put on income Income tax tax portal portal. allegedly based on inputs from GST department, where though GST department corrected itself, but income tax department continued with incorrect 148 notices being issued to honorable high court. So इसमें एक तो उन्होंने ये लिखा कि अगर ऑलरेडी जो बेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ठीक कर दी है, तो डिपार्टमेंट को उसके वासुकी के केस में जाकर वासुकी के सप्लायर्स को जो बायर्स हैं उनको जाकर 140 नहीं दे सकता है। तो आप समझ गए राजेश भाई, ये बड़ा क्लासिक केस है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जहां जो ओरिजिनेटिंग हो उसकी रिट एक्सेप्ट हो गई हो। इसके केस में 148 नहीं हुआ था, वासुकी में 148 हुआ था वासुकी के बायर्स में, और बेसिस था वासुकी की जीएसटी की इंफॉर्मेशन जो वासुकी ने करेक्ट करा ली थी। तो राजेश भाई वासुकी के कहने से गुजरात हाईकोर्ट के कार्य साहब ने इनकम टैक्स विभाग को बोला कि आप दो चीजें करिए, एक तो आप अपने आप को सही करिए कि फिर आप सिस्टम से चल रहे हैं, फिर आप जो जीएसटी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी करेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, फिर आप जो एक राजेश भाई इन्होंने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है जो आज मेरे को नहीं लगता किसी भी और हाईकोर्ट ने करा होगा अभी तक। एक 148 जो 1 सितंबर 24 से पहले था, राजेश भाई नोट करें आप, 1 सितंबर 24 से पहले था और जो 1 सितंबर 24 के बाद है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दोनों ही रिजीम में 148 की प्रायर इंक्वायरी का स्कोप है। काकरा जी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है इनकम टैक्स विभाग के पास रीओपनिंग के लिए, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ मान के डायरेक्ट 148 नहीं दे सकते, प्रायर इंक्वायरी करना जरूरी है। ये बहुत लैंडमार्क पॉइंट है राजेश भाई। 148 जो 1 सितंबर 24 से पहले था ना, उसमें क्लॉज था प्रायर इंक्वायरी का, 148 सब क्लॉज ए। बट एक काकरा जी जो सितंबर 24 के बाद 148 आया उसमें अलग से क्लॉज नहीं है वो, पर जज साहब ने ये लिख दिया कि उसमें भी लगेगा ये प्रायर इंक्वायरी वाला पॉइंट। आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वासुकी ग्लोबल सर, ये आप नोट कर लीजिए। तो राजेश भाई प्रायर इंक्वायरी की बड़ी सीरियस इंपॉर्टेंस है। अब राजेश भाई देखिए ये बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या करता है, चार्टेड कैपिटल का केस है गुजरात हाईकोर्ट का, बहुत सारे केसेस में डिपार्टमेंट राजेश भाई ऐसे ही 127 का ट्रांसफर कर देता है लोगों का केस इधर से उधर। तो गुजरात हाईकोर्ट ने लिखा कि जब तक रेलेवेंट इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप थर्ड पार्टी का केस ट्रांसफर 127 में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब राजेश भाई यही केस भी देखिए आप, ये चेतक वाला पढ़ना, चेतक नंद कुमार गांधी, इसमें इन्होंने क्या किया राजेश भाई, 148 का एक एसएससी को रीओपनिंग का शोकॉज दिया, पर उसमें शोकॉज के गुण नहीं थे, उसमें क्वेश्चनेयर के गुण थे। तो जस्टिस कारिया ने समझाया कि आप क्वेश्चनेयर को और इंक्वायरी को और शोकॉज को दोनों को एक बनाकर नहीं दे सकते हैं। अगर आप शोकॉज में क्वेश्चनेयर वाली चीज पूछ रहे हैं तो पूरा शोकॉज नल एंड वॉइड। आर यू नोटिंग इट सर? यस सर। अगला पॉइंट राजेश भाई की सरेंडर्ड पेन वाला, देखिए वो डीएक्टिविटी पॉइंट वाला मैंने आपको अलग बताया था। देखिए इस आदमी ने सरेंडर कर दिया अपना पेन राजेश भाई, एक उसके पीछे पड़ गया कि सरेंडर्ड पेन पे भी उनको 148 डी का ऑर्डर पास कर दिया, 148 का नोटिस दे दिया। तो हाईकोर्ट के जज साहब ने ये लिखा, कारिया साहब ने, उन्हीं गुजरात हाईकोर्ट के प्यारे कारिया साहब ने, कि इट इज सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दैट रिस्पोंडेंट अथॉरिटी कैन नॉट इशू द नोटिस ऑन द ओल्ड पेन व्हिच इज ऑलरेडी सरेंडर्ड। बट इन्होंने जबरदस्ती उसको उसी ओल्ड पेन पे जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे उस पर नोटिस दे दिया, उसको हाईकोर्ट ने माना गलत है। करेक्ट पेन जिस पे कंप्लायंस होना है उसको देखना जरूरी है। डीमोनेटाइजेशन राजेश भाई, डीमोनेटाइजेशन में डिपार्टमेंट लोगों को अभी भी नहीं छोड़ता है। देखिए वो रीओपनिंग पे रीओपनिंग ही कर रहा है। वो कह रहे हैं कि रीओपनिंग भी वैलिड नहीं है अगर कैश डिपॉजिट एक्सप्लेन्ड है, बुक्स का पार्ट है और सेल रिकॉर्डेड है, तो रीओपनिंग नहीं हो सकती, एडिशन तो भूल जाइए। ये गुजरात हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है 7 अक्टूबर का राजेश भाई। इसका नाम है उत्पल प्रदीप जैन versus Assistant Commissioner of Income Tax 7th October 2025, that on the basis of cash deposit for AY 1718 which are recorded Kakraji in the books and which assessee has explained to be part of the books and sales, then reopening under 148 is not permissible merely on cash deposit point. और राजेश भाई आपको पता है कैश डिपॉजिट डिपार्टमेंट का बहुत एक्टिव पॉइंट है रीओपनिंग का। यस सर, यस सर। चलिए सर बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे आते हैं। ये ट्रिब्यूनल के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट स्ट्रिक्चर पास किया राजेश भाई, पढ़ने लायक ऑर्डर है, आप अपने साथ फुर्सत से पढ़िए। इसके मैंने 12 बुलेट पॉइंट बनाए, पर आपको मेन बता देता हूँ। गुलेर मार्ग ट्रिब्यूनल ने के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट के उन्हीं कोलाबा वाला सामने राजेश भाई ये लिखा है कि एक एसएससी अगर सबमिशन फाइल कर रहा है, पेपर बुक फाइल कर रहा है, केस लॉ फाइल कर रहा है, सबको कंसीडर करने की ड्यूटी किसकी है? फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी आईटीटी की है। और अगर आईटीटी काकरा जी कंसीडर नहीं कर रहा तो उसको अपना ऑर्डर रिकॉल करना है और उन सबको कंसीडर करके प्रॉपर ऑर्डर पास करना है। ऐसा जस्टिस कोलाबा वाला सामने लिखा है।
इस केस में उन्होंने सारे आज तक के जजमेंट जो आईटीटी के ऊपर मेन आए हुए हैं कि आईटीटी को अपना धर्म ऑर्डर पास करते वक्त कैसे निभाना है, तो राजीव भाई 3 बातें थी इसमें। आपको पता है क्या हुआ इसमें? ना तो उसकी सबमिशन कंसीडर हुई, ना केस लॉ कंसीडर हुए, ना उसके पॉइंट्स कंसीडर हुए, तो उसके ओहो। ऊपर और पूरा उसका ऑर्डर उसके खिलाफ हो गया। तो इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये लिखा है, राजीव भाई जरा पढ़ना ये वाली बोल्ड वाली लाइन। Before delving into the issue involved in the present petition, we may reiterate that the Income Tax Appellate Tribunal is the last fact-finding authority under the Act. Therefore, it is necessary that the tribunal, while deciding an appeal, considers the entire material on record and thereafter decide the factual and legal issue and that arise in an appeal. It is the duty of the tribunal to examine the evidence which is brought on record by the parties and render findings of facts and law. As an appeal before the High Court is entertained only on a substantial question of law. ओनली ऑन सब्सटेंस, तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि आईटीएटी एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है और उसके ऊपर उनकी ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट, सारे लॉ, सारी सबमिशन कंसीडर करने के बाद ऑर्डर पास करें। ये नहीं कि किसी एसएससी के खिलाफ अगर एक ऑर्डर पास करना है और मन बना लिया, ड्यू रिस्पेक्ट करा जी। कोलाबा वाला साहब का ये ऑर्डर पढ़ेंगे ना राजेश भाई, इट्स ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर। देखो 12 बुलेट पॉइंट्स हैं और ये वाला पढ़ना राजेश भाई, नॉन कंसीडरेशन। ये पढ़ना राजेश भाई, क्लियरली द ट्रिब्यूनल हैज नॉट Clearly, the tribunal has not considered the evidence on record and had merely recorded before conclusion without setting out any reason in support thereof. We say to because we find that the tribunal, while coming to the conclusion that the petitioner was a mere contractor and not a developer, has failed to consider various clauses of the agreement with LMRCL. Non-consideration of the judgment and which at least prima facie were relevant would certainly amount to a mistake apparent from the record. तो ये आप पढ़ते राजेश भाई, लैंडमार्क ऑर्डर है। मेरे हिसाब से उन्होंने सारे जजमेंट्स कंसीडर करने के बाद ट्रिब्यूनल को बोला है कि ट्रिब्यूनल को सारी सबमिशंस प्लीडिंग्स कंसीडर करना जरूरी है। बोगस परचेज पे आते हैं राजेश भाई, बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है जस्टिस कुलकर्णी का, अभी अक्टूबर 25 का। पढ़ना राजेश भाई, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर से, सॉरी It is clear from the order of the CIT appeal as also from the order of the ITAT that the only ground on which the addition of rupees 2 crore 5 lakh was made on bogus purchase in the hands of the respondent SSG was on the basis of information received by the assessing officer from the sales tax department. The assessment of the respondent SSG was primarily reopened on the basis of the aforesaid information. The information on the basis of which the addition of bogus purchase was to be made in the hands of the respondent SSG was never furnished by the assessing officer to the respondent assessee, and further there is nothing on record to indicate that the respondent assessee had accepted such material or the investigation as undertaken by the assessing officer respecting. पहली बात तो इसमें ये लिखा है कि इन्होंने जो बैक इन्फॉर्मेशन सेल टैक्स डिपार्टमेंट से आई थी कि हवाला परचेज है, उसके बेस पे परचेज डिसअलाउ करी है। तो वो जो बैक इन्फॉर्मेशन है उसकी ड्यूटी है राजेश भाई काकरा जी, जो भी बैक इन्फॉर्मेशन है उसको असेसी को कन्फ्रंट करना जरूरी है, और दूसरा उसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एओ को करना अनिवार्य है। Yes sir, yes sir. Further, thus, in the course of assessment proceeding, the respondent SSC has submitted that it has not made accepted the so-called हवाला purchases. अगर एक बार आपने डिनाई कर दिया राजेश भाई, ये तीसरा टेक अवे है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप बार मना करें कि आपने हवाला परचेज नहीं करी है, तो एओ उसको पूरा अप्रिशिएट करना जरूरी है। द वेट असेसमेंट्स फॉर द रिस्पोंडेंट एसएससी वर व्हिच इज रेलेवेंट फॉर द वर पेंडिंग एडजुडिकेशन। आप देखो राजेश भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लैंडमार्क बात, इसमें क्या हुआ, जब बोगस परचेज की इंफॉर्मेशन, हवाला परचेज की इंफॉर्मेशन सेल टैक्स विभाग से आई, तो इनकम टैक्स विभाग ने अपनी गाड़ी रवाना कर दी काकरा जी और डिसलाउंस कर दिया। उस विभाग ने जिसने इंफॉर्मेशन भेजी थी उसने बाद में जाकर उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको क्लीन चिट दे दी। तो जज साहब ने ये लिखा है बॉम्बे हाईकोर्ट के, वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑर्डर होगा राजेश भाई, इस लाइन को लास्ट वाली को नोट कर लीजिए कि अगर जिस विभाग से इंफॉर्मेशन आई है, जीएसटी विभाग से, अगर वो उसको फेक इनवॉइस की इंफॉर्मेशन को लॉजिकल एंड तक नहीं लेकर गया, तो इनकम टैक्स विभाग गाड़ी चलाना नहीं कर सकता। ये अब पढ़िए राजेश भाई, द वेट असेसमेंट, यहां से ये लाइन पढ़िए, ये क्रांतिकारी लाइन है। The VAT assessment for the respondent SSG company for the financial year 2008-9 corresponding to assessment year 9-10, which is the 11th assessment in the present appeal, were pending the adjudication and hence therefore a conclusion of the VAT assessment confirming before conclusion of the VAT assessment confirming the so-called हवाला purchases and adding to the respondent income was an inappropriate and unacceptable position. अब आपको पता है इंडिया इसका इंप्लीकेशन राजेश भाई नोट करो कागज पे। इसका मतलब ये कि जितनी भी जीएसटी विभाग ने इंफॉर्मेशन भेजी है, अगर वो जीएसटी विभाग ने अपनी उसके ऊपर एडजुडिकेशन नहीं करी, तो इनकम टैक्स विभाग उस पर एक्शन नहीं ले सकता। दोबारा पढ़ूं या क्लियर है सर? नहीं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
सर ये लैंडमार्क ऑर्डर है सर मेरे हिसाब से, और क्रॉस एग्जामिनेशन देना भी जरूरी है, इन्होंने बीच में ये भी लिखा है क्रॉस एग्जामिनेशन भी जरूरी है, और ये कोई काम नहीं करता, ना बैक मटेरियल देते हैं, ना क्रॉस एग्जामिनेशन देते हैं, ना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं, ना उसकी प्रतीक्षा करते हैं उस चीज की। काका जी कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा एडिशन कर देते हैं, सीधा केस खोल देते हैं बोगस परचेज के ऊपर। और जो कुलकर्णी साहब ने लिखा, देखो ये पढ़ना राजेश भाई, इसमें अगले वाले पैराग्राफ पढ़ना जरा। Further, we are of the view that when the VAT assessment was pending, education merely relying on the information of the sales tax department without granting an opportunity to the respondent necessary to even cross-examine the Hawala purchases to confirm the purchases from them violated the basic facts of law, amounting to unfairness and breach of the principle of natural justice in making the addition of rupees 2 crore as bogus purchase in hand of the respondent assessee. Further, this court is also taken a view in the case of Principal Commissioner of Income Tax versus SVD Resin and Plastics Private Limited, to which one of the GS Kulkarni ji is a member, that the information derived by the assessing officer from the sales tax department without the same being furnished to the assessee and not proved by it not a आपने ये sound नोट किया, approach. we are of the view that when the VAT assessment was pending, merely relying was without giving the assessee cross examination and is violation। ये नोट कर लिया आपने बात कि जी क्रॉस सर, जी एग्जामिनेशन सर। देना भी जरूरी है और उसको वेट करना जरूरी है, तो ये कहीं नहीं करते हैं राजेश जी। नहीं आओ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला केस लो। किडारा कैपिटल, राजेश भाई इसमें कितने करोड़ रुपए का एडिशन है, पढ़ना जरा फिगर, पहले फिगर देखो आप, आनंददायक फिगर लगी, 272 करोड़ रुपए। इस असेसी ने, इस असेसी के केस में किडारा कैपिटल में क्या फैक्ट्स थे राजेश जी? एक असेसी के केस में फेसलेस विभाग ने, ग्रेट फेसलेस विभाग ने इनके केस में वो अमाउंट ऐड कर दिया जो ऑलरेडी इन्होंने ऑफर टू टैक्स किया हुआ था। आर यू नोटिंग सर? और उसको इन्होंने ऐड कर दिया 68 में, जो इनका पिरे सेक्शन है। जैसे आपने सेल ऑफर कर दी, कैपिटल गेन ऑफर कर दिया, कोई इनकम ऑफर कर दिया, आप ध्यान से नोट करना राजेश भाई, मैं बता रहा हूं बड़ी तगड़ी जजमेंट है, जिसमें 272 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व था एडिशन का। और इशू ये था कि जो अमाउंट ऑलरेडी असेसी ने पीएनएल अकाउंट के या इनकम के क्रेडिट साइड पे दिखा रखा है, उसको 68 में ऐड कर दिया। असेसी ने आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन एक अपील भी फाइल कर दी थी, बट क्योंकि उसका अमाउंट डिमांड बड़ी थी और अपील का आपको पता ही आजकल कैसे चल रहा है, इसने रिट भी फाइल कर दी। जहांगीर मिस्त्री जो बॉम्बे के सबसे हमारे बड़े लर्नेड वकील हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस किडारा कैपिटल। तो पहले तो डिपार्टमेंट ने कहा कि सर इन्होंने अपील फाइल कर दी, तो काकरा जी ये अल्टरनेट रेमेडी जब एक बार ले चुके हैं, ये रिट कैसे मेंटेनेबल है? तो जज साहब ने लिखा नहीं कि ये रिट की बात इसकी इसलिए, मतलब ये अच्छा, इसका डिमांड कर दी करोड़ रुपए की, इसके कह रहे पैसे जमा कराओ, हमें नहीं पता, पैसे जमा कराओ, तुम्हारी अपील पेंडिंग है, कोई बात नहीं। तो जज साहब ने राजेश भाई इसकी स्टे एप्लीकेशन को, अग्रवाल साहब इसकी स्टे एप्लीकेशन के ऊपर जो रिट फाइल हुई उसमें ये रिमार्क्स दे दिए, ये पूरा एडिशन ही गलत है 68 का प्राइमा फेसाई। अब पढ़ो राजेश भाई, जरा पढ़ना जरा, इन सो फार एज द फर्स्ट, ये देखिए ये पढ़ना जरा, यहां से ये पढ़ो राजेश भाई। In so far as the first argument with strong prima facie case on merits, we find force in the argument of the petitioner, and the addition made under section 68 is prima facie unsustainable, as the entire advisory fees earned by from KCIML was already offered to tax as business income, and that taxing the same amount under section 68 without its reduction from the head profit and gains from business and profession prima facie amounts to double taxation, which is entirely unsustainable based on well-settled principle of law. राजेश भाई आपको पता है Further, इतना लैंड, इसका इंप्लीकेशन राजेश भाई ये कि जो भी केसेस में 68 लगाया गया है और जो ऑलरेडी अमाउंट ऑफर्ड है, वो सारा एडिशन गलत है, उस पे 1 रुपए की भी डिमांड रेज नहीं हो सकती काकरा जी, और ये हजारों केस में है। अगली लाइन पढ़ना राजेश भाई, असेसमेंट ऑर्डर हैज ग्रॉसली फेल्ड टू कंसीडर एंड डील विद द पेटिशनर्स फाइनल आर्गुमेंट, फंडामेंटल आर्गुमेंट दैट 68 अप्लाइंग 68 इज अ डबल एडिशन। जिस चीज को आप ऑलरेडी ऑफर कर रहे हो और उसको आप 68 भी लगा रहे हो, तो इट मींस यू आर एडिंग इट। जैसे आपने कोई 4480 में रिटर्न भरी राजेश भाई, उसके अंदर सेल दिखा, सेल पे इनकम दिखा दिया 8% 10%, उस सेल को अलग से 68 में ऐड कर दिया, चलेगा? नहीं चलेगा, तो हो ही नहीं आपने सकती। ऑलरेडी कमीशन इनकम अदर सोर्स में ऑफर कर दी, उसको 68 लगा दिया। डिपार्टमेंट रोज कर रहा है 115 बीबी लगाने के लिए, क्योंकि 68 लगाने का मोह है, 115 बीबी का मोह। और ये किडारा कैपिटल मेरे हिसाब से काकरा जी बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, जिसमें जज साहब ने पॉइंटेडली दोनों बातें लिखी है राजेश भाई। इट इज ए केस ऑफ डबल एडिशन एंड समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी ऑफर्ड टू टैक्स कैन नॉट बी अगेन एडेड टू टैक्स, इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और उस पर 1 रुपए की भी डिमांड रेज नहीं हो सकती राजेश जी। सर अगले ऑर्डर पे आते हैं, ये राजेश भाई देखो, ये पढ़ना जरा, यूएस इंस्ट्रूमेंट्स वाला। इसमें ये फैक्ट्स थे कि अगर आपका एक ऑर्डर अपील का डिसाइड हो गया आपके फेवर में और डिपार्टमेंट कहता है नहीं हम आगे अपील में जा रहे हैं, चले गए हैं, उसका स्टे नहीं है, तो भी हम रिफंड नहीं देंगे जब तक आगे का ऑर्डर नहीं आएगा। तो यूएस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने लिखा है उनकी ड्यूटी है अपील इफेक्ट का ऑर्डर को जल्दी से जल्दी देना और उसका कॉन्सिक्वेंशियल रिफंड हाथ क्या जारी करना, इसके लिए भी रिट फाइल करने पड़ते हैं, तभी डिपार्टमेंट चाहता है, वो कहता है हम रिफंड दे रहे हैं।
समझ गए राजीव भाई, आपका अपील ऑर्डर आया, जी सर, आपको जी नहीं सर। लगती हो, और आपका अपील इफेक्ट भी नहीं हो रहा, ना आपको रिफंड मिल रहा है। दैट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन यूएस इंस्ट्रूमेंट्स बाय जस्टिस बीपी कोलाबावाला साहब। केएमजी वायर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया ऑर्डर था वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। आगे बढ़े राजेश भाई। यस सर, यस सर। ये देखो राजेश भाई, क्रांतिकारी एक और ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस सुमत्रा दयाल सिंह साहब का। क्या नाम है इस केस का सर? अर्जुन साहू। इस केस के फैक्ट्स राजेश भाई ये थे कि ये बहुत लैंडमार्क फैसला है उन सब केसेस के लिए राजेश भाई, और कंट्री का पहला डिसीजन होगा। आप सब ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो रीओपनिंग सर्च के बेस पे हुई है, जो सर्च 1/4/21 के बाद हुई थी, और जो डायरेक्ट 148 आया राजेश भाई, जहां 148 नहीं हुआ, तो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार लिख दिया इस ऑर्डर में 8 अक्टूबर को जस्टिस सुमत्रा दयाल सिंह ने, कि वहां पर भी जीके एंड ड्राइव शिफ्ट फॉलो होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे क्या हुआ, एक आदमी के पे सर्च हुई एक्स पे, और वो सर्च की डेट है राजेश भाई 1/4/21 के बाद की, और उस सर्च के बाद एक्सप्लेनेशन 2 लगा 148 का डीम्ड एस्केपमेंट। नोट करना राजेश भाई, डीम्ड एस्केपमेंट एक्सप्लेनेशन 2, और डायरेक्ट 148 आ गया एक्सप्लेनेशन 2 के बेस पे काकरा जी, बिना 148 ए हुए कि उसका शो कॉज आए। उस कंटेक्स्ट में पहला हाईकोर्ट का ऑर्डर इंडिया का होगा राजेश जी। उसमें इन्होंने ये लिखा है जस्टिस सुमत्रा दयाल सिंह ने कि इन सब केसेस में जहां सर्च के बेस पे भी डायरेक्ट 148 थर्ड पार्टी को आ रहा है किसी को भी, वहां पर पहले क्या होगा राजेश भाई, एसएससी को रीजंस दिए जाएंगे, उस रीजंस का ऑब्जेक्शन फाइल होगा, और उस ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल होगा, तभी असेसमेंट चालू होगी, जो आज तक डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है राजेश जी। जितनी भी सर्च 1/4/2021 के बाद और 1 सितंबर 24 से पहले हुई हैं, और जिनके बेस पे डायरेक्ट 148 आया है, वहां पर जीके एंड ड्राइव शिफ्ट को फॉलो करने की। राजेश भाई ये लाइन पढ़ो, देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, काइंडली फॉर मी, ये पढ़ना जरा, यहां से पढ़ो राजेश भाई जरा एक बार जरा। Having heard London Council for Parties and having perused the record, it appears that the objection being raised by the revenue is hyper technical to the adjudicated in this stage. Even if the objection being raised by the revenue were to be sustained, it may never be denied prior to the introduction of statutory law under Section 148A. हाँ, There is लीजिए। existing binding procedural law under the GK and आपको पता Drive है ये Sham रुको Code. राजीव भाई, इसमें इन्होंने इस लाइन पे ये लिखा है जस्टिस सुमत्रा दयाल सिंह ने कि जीके एंड ड्राइव शिफ्ट की आत्मा खत्म नहीं हुई, जीके एंड ड्राइव शिफ्ट काकरा जी अभी भी जिंदा है, और वो आर्टिकल 141 में रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है। और सर्च केसेस में जहां डायरेक्ट रीओपनिंग हो रही है, वहां 148 के बाद जीके एंड ड्राइव शिफ्ट फॉलो करना राजेश जी अनिवार्य है। आप समझ रहे हो जी 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 जी। कि इन्होंने लिखा है देयरफॉर इन दिस ब्रांच ऑफ लॉ एंड इन दिस नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इट वाज सेटल्ड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ 148A दैट द AO may afford minimal opportunity to the SECI to object to the initiation of reassessment proceedings before that proceeding is actually undertaken to reassess the SECI. In view of above consideration, even if it is assumed for the sake of argument there does not exist any statutory requirement under 148A to afford the petitioner an opportunity to formally object to the proposed assumption of reopening proceedings. तो इसका कहने का मतलब ये राजेश भाई कि द फोर्स ऑफ लॉ क्रिएटेड बाय आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन डाइल्यूटेड। एक तो आप सभी नोट कर लें राजेश भाई, इस अर्जुन सिंह वाले फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीके एंड ड्राइव शिफ्ट को 148 आने के बाद भी महत्वपूर्ण बताया है, और सर्च केसेस में जो डायरेक्ट 148 आ रहा है, वहां बिना जीके एंड ड्राइव शिफ्ट को फॉलो करे आप कोई भी असेसमेंट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। आपको इसकी इंपॉर्टेंस राजेश भाई पता नहीं चली। ओमेक्स के केस जितने भी हुए, जितने भी ये गैलेक्सी ग्रुप के केस हुए, जितने भी ये 140 डायरेक्ट हुए हैं जहां जीके एंड ड्राइव शिफ्ट फॉलो नहीं हुआ, वहां काकरा जी सब जगह जजमेंट लगेगा। करेक्ट, ये का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये। वेरी वाइटल वन। हाँ, ओपी एसोसिएट्स का फैसला है सर, डिमोनेटाइजेशन का केस हो गया था, एओ साहब ने कबूल कर ली थी, असेसमेंट एक्सेप्ट कर ली थी, सीआईटी साहब की तीसरा नेत्र खुल गया। सीआईटी साहब कहते हैं एओ साहब ने अपना काम ढंग से नहीं किया है। सेल ऑफ लिकर का था, लिकर का बात थी यहाँ राजेश भाई, तो उन्होंने कहा कि अगर एओ ने सारे कागज सेल के डिमोनेटाइजेशन के ले लिए तो सीआईटी 263 में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और राजेश भाई ये प्रैक्टिकल केस लॉ आ गया। देखो अगर कोई आदमी प्रिजम्पटिव इनकम की रिटर्न भरता है राजेश भाई बताना, और उसमें उसने जी मेंटेन नहीं करी, तो क्या उसकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है बुक्स की वो कॉलम ना भरने की वजह से, जो नीचे लिखे होते हैं ना कि आप डेटर बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ। एक केस में तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने ये केस हाईकोर्ट तक पहुंचा कि 139 में रिटर्न डिफेक्टिव करके रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि आपने वो कॉलम नहीं भरे जो उसमें लिखे हुए होते हैं फाइनेंशियल कॉलम, क्योंकि आपने 44AF भी ऑप्ट कर रखा है। तो हाईकोर्ट ने लिखा है राजेश भाई कि अगर एक आदमी प्रिजम्पटिव स्कीम में है, 44AF ऑप्ट कर रहा है, वो स्पेशल प्रोविजन है, वो 139(9) के ऊपर प्रिवेल करेगा। जब एक बार आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर ली, वो जो कॉलम डिपार्टमेंट कह रहा है उसको भरने चाहिए थे, उसकी वजह से उसकी रिटर्न को डिफेक्टिव नहीं कर सकते। जहां उसकी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन बुक्स ही नहीं है। आप इस फैसले को समझ रहे हो? इट इज डिसाइडिंग द इंटरप्ले बिटवीन सेक्शन 44AF प्रिजम्पटिव इनकम वर्सेस 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। ये राजेश भाई बहुत सारे केस हुए हैं कई जगह बीच में, तो बहुत सारे मुझे सुनने में आता था कि डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ गए जहां वो कॉलम नहीं भरे हुए और रिटर्न रिजेक्ट कर दी गई। काकरा जी ये तेलंगाना हाईकोर्ट का मेरे हिसाब से लगता है पहला हाईकोर्ट का फैसला होगा जहां हाईकोर्ट ने ये बात डिसाइड करी है, जस्टिस पी श्याम कोशी ने,
कि 44AF is a special provision and return defective return is a general provision and special provision will prevail over general provision. राजेश भाई, कर्नाटक हाई कोर्ट का यशोदा इलेक्ट्रिकल, देखिए दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, जहां माता ने उकल से बांधा था जी भगवान, जी जी। तो ये यशोदा इलेक्ट्रिकल का फैसला ये कहता है राजेश भाई कि जो भी नोटिस इस डिपार्टमेंट और काम कर रहा है ना, अभी पहले भी हमने देखा था, साइन नहीं कर रहा राजेश भाई। वो क्या कर रहा है, नाम लिख देता है, डेजिग्नेशन लिख देता है, साइन नहीं करता, ना मैनुअल करता ना डिजिटल करता। ऐसा नोटिस कबूल है? नो। ये भी राजेश भाई अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला होगा, जहां सेक्शन 282A जो डिपार्टमेंट ने रिलाई की, पढ़ना जरा जरा राजेश भाई, द मियर फैक्ट दैट, ये पढ़ना जरा यहाँ से, ऑन कंसीडरेशन ऑफ सबमिशन पढ़ो जरा, ये बड़ा On इंपॉर्टेंट। consideration of the submission of the respective counsel for the parties, the record indicates the undisputed fact that a notice under section 148 of the Act was issued on 22/3/2012 for the assessment year 2007-8 and the said notice was not signed by the assessing officer. It is well settled that any notice issued without the requisite signature नहीं रुको, एक तो of the इन्होंने क्लियर issuing कर दिया, जस्टिस पंडित ने का ऑर्डर है, जस्टिस एस डी पंडित का, कि अगर नोटिस बिना साइन किए तो नोटिस वैलिड नहीं है। अब अगली नहीं। लाइन पढ़ो राजेश भाई कि अगर इसकी, अच्छा एक आदमी जो नोटिस बिना साइन के इशू कर रहा है, कह रहे इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया हमारे सामने, तो इसलिए ये अब नहीं कह सकता, ये बात सही है काका जी कोई? फिर जज साहब ने कहा ना। दैट AO assessee did not raise an objection by itself cannot validate a notice which is otherwise unsigned. अगला लाइन पढ़ना राजेश भाई, द कहाँ नोटिस छोड़ा? under It section is 148 is a, it is well settled that It is well settled that any notice issued without the requisite signature of the issuing assessee did not raise any objection cannot. यहाँ से पढ़ो, द रेवेन्यू हैज sought to rely. The revenue has sought to rely on a section 282A of the Act to validate ये the क्या है राजेश भाई, unsigned ये कहते हैं कि हमने notice. डेजिग्नेशन और नाम और वो लिख दिया तो सफिशिएंट है और 282A अप्लाई हो जाएगा। जज साहब ने 282A को कंसीडर करने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिखा है इवन 282A कैन नॉट एडवांस द केस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज साइनिंग की रिक्वायरमेंट 282A में डिस्पेंस नहीं की गई है। और राजेश भाई आपको मैं बता रहा हूं बड़ी विवेकता से, कई अप्रूवल, कई रीजंस अनसाइंड है, ना उसमें मैनुअल सिग्नेचर है काकरा जी, ना उसमें डिजिटल सिग्नेचर है यशोदा इलेक्ट्रिकल, आप नोट कर लीजिए सर। राजस्थान हाईकोर्ट पे आते हैं। अब एक मिनट राजेश भाई फोन पे बात करें ना, मैं इनको बताना चाहता हूं ये ऑर्डर भी विमला देवी लूनिया का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है काकरा जी। अभी देखिए किसी एसएससी का केस विमला देवी लूनिया का, राज्य ये KR श्रीराम साहब का ऑर्डर है। इसमें क्या था काकरा जी, फैक्ट कि विमल देवी लोनिया जी ने किसी को लोन दिया। राजेश भाई विमला देवी लोनिया का केस पढ़ रहा हूं, वो कर्नाटक हाईकोर्ट क्लियर हो गया, यशोदा इलेक्ट्रिकल्स में बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि जो अप्रूवल, जो इनकम टैक्स का नोटिस, जो डॉक्यूमेंट साइन नहीं है वो डॉक्यूमेंट नलिटी है। 282A को कंसीडर करने के बाद लिखा है कर्नाटक हाईकोर्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हजारों डॉक्यूमेंट आज भी साइंड नहीं है। अब आते हैं राजस्थान हाईकोर्ट पे राजेश भाई, एक अकाउंटेंट के मन को बड़ा भाएगा जजमेंट। इसमें क्या हुआ है, एसएससी ने विमला देवी लूनिया ने किसी को लोन दिया हुआ था, लिया नहीं हुआ था, इन्होंने रीओपन कर दिया ये मानकर कि इन्होंने लोन लिया हुआ है। तो जज साहब ने पहले तो ये कहा कि जब इसने लोन दिया हुआ है तो तुमने ये कैसे मान लिया कि इसने लोन लिया हुआ है? दिया हुआ एक ही होता है राजेश भाई, एनी हाउस। तो उन्होंने इसमें लिखा है, मेरी बट अभी पढ़ना आप, उन्होंने लिखा कि भाई अगर इसने लोन दिया हुआ है तो इसकी इनकम एस्केप कैसी होगी जिसने लोन दिया हुआ है? पढ़ना राजेश भाई जरा इन शॉर्ट पेटिशन वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, में लिखा है कि इस डिपार्टमेंट बोल रहा है इसने लोन लिया है, इसने लोन लिया नहीं है, इसने लोन दिया है। The fact that petitioner has not received any loan from Maharani, but on the contrary has given loan with the assistance of Kothari, Mr. Kothari, we have gone through the record and it is quite obvious that it is petitioner who has given loan and has not taken loan. So उन्होंने कहा जब इनको यही क्लियर नहीं कि एसएससी ने लोन दिया हुआ है लिया हुआ है, इस पे पूरी रीओपनिंग भी बेकार है और पूरा सैंक्शन भी बेकार है। और मेरे हिसाब से काकरा जी हजारों केस ऐसे हैं जहां डिपार्टमेंट को जो रीओपनिंग पुराने लॉ में या नए लॉ में हुई है राजेश भाई, ये नहीं पता कि एसएससी लोन का गिवर है या लोन का रिसीवर है, ना सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पता है ना रीजन रिकॉर्डिंग अथॉरिटी को पता है। तो श्रीराम साहब ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसको नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बोला है और ये भी बोला है कि लोन देना इनकम कैसे होता है ये भी डिपार्टमेंट एजुकेट करे, वो नहीं बता पा रहा है। तो राजेश भाई इससे श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब हम 7 जी बजे सर। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा को विराम करेंगे। नहीं नहीं, आज सर कोई क्वेश्चन नहीं, आज 5 मिनट आप कार्तिक के उसमें बोलो बस। बहुत सुंदर सॉरी। देखिए हाँ, कि ना उसमें भगवान कृष्ण, तो सबसे पहली बात तो सर मैंने जो समझ में आई राजेश भाई, मैं 4-5 बुलेट पॉइंट में बता रहा हूँ। ये जो 6 अक्टूबर से लेकर आज तक आपके सामने मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया राजेश जी कि जो हरि नाम है, जैसे कार्तिक मास पड़ा कैसे कृतिका जी राधा रानी का नाम था, उनको बड़ा प्रिय है। और इस मास की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें राधा रानी की बड़ी महत्वता है और इसमें दीपदान बताया गया है, जो मुझे समझ में आया कि जैसे माता यशोदा ने जब भगवान को छोटे थे उनको ओकल से बांधा, जिसमें कुबेर के पुत्र थे, उनको श्राप से वो मुक्ति मिली काकरा जी,
और उसमें दीपदान बताया गया कि 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखमंडल पे और 7 बार ऐसे, 4 2 3 7। ये 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक करना चाहिए था। जो लोग अभी बचा है वो कर सकते हैं। उस फोटो को ले आए जहां माता यशोदा ने ठाकुर जी को ओकल से बांधा हुआ है। 4 बार चरणों में दीप को जलाना है। जब ये जैसे सूर्य छुप गया, दिन ढलते हुए 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख पे राजेश भाई, और 7 बार पूरे। 4 2 3 7। इस और दामोदर अष्टम चला देना है। दामोदर अष्टम पढ़ पाए तो बहुत ही बढ़िया, वरना चला दो। तो ये प्रक्रिया करनी है। और राधा रानी को बड़ा करिए। जितना ज्यादा हम हरि नाम माला जाप और ठाकुर जी का महामंत्र हरे नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करेंगे, उतना ज्यादा राधा रानी प्लीज होंगी। और जितना ज्यादा राधा 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 करेंगे, हरि, वो कह रहे हैं ये सेल का मंत्र है भगवान की। जैसे कोई चीज 1000 रुपए की है, वो आपको 1 रुपए की मिल रही है, वो ऐसी है। इसको समझाने का इतना जबरदस्त मंत्र है ये, 1 साल में 1 बार आता है। तो इसीलिए हमें राधा रानी के और ठाकुर जी के करीब जाना है, तो कार्तिक मास की अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है। अगर अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो हमने वो सेल का मंथ लूज कर दिया, जिसमें होलसेल पे सेल लगी हुई है, जिसमें 1000 रुपए की चीज फ्री में मिल रही है। ये समझ में आया सर? ये मुझे पहले, और नहीं दामोदर नहीं बिल्कुल, बहुत दामोदर अष्टम बहुत क्या अच्छा। होता है, दामोदर अष्टम की महिमा समझ में आई, और दीपदान की महिमा समझ में आई। नहीं नहीं, बहुत और अच्छा सर, बहुत इसमें जो अच्छा। राजेश भाई नृत्य है, भगवान को नृत्य की क्या वैल्यू है और भक्ति की क्या वैल्यू। देखिए, भक्ति में कब कोई घमंड नहीं, कोई प्रेस्टीज नहीं, कोई ऑनर नहीं। सिर्फ यही है कि ठाकुर जी से, कि जैसे वो उन्होंने बोला कि शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें शाम से ही काम है। और उदो तुम भय बोले, पाती लेकर आए दौड़े, तेरे योग कहां राखे, यहाँ रोम रोम शाम बसे। फिर भक्त मांग रहा है भगवान कृष्ण से, राजेश भाई ठाकुर जी से क्या मांग रहा है? वो कह रहा है भगवान ऐसा कोई पल ना आए जिस समय आपकी याद मुझे ना आए, और मैं हर एक घड़ी आपका नाम जपता रहूं। और इस मास में तो खासकर जितना ज्यादा हम ठाकुर जी के नाम की चर्चा करेंगे। और देखिए, एक तुलसीदास जी की चौपाई जो यहाँ लगती है राजेश भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तेई के ताही तेई के ताही मतलब तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। सारे लोगों के सुखों को एक धरा में रख दिया जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तेई के ताही ना सकल मिली सब बराकर भी, जो सुख लव सत्संग, जो एक क्षण का सत्संग है। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। फिर ये बात आई राजेश भाई कि राधा नाम और कृष्ण नाम में और हरि नाम के इस कीर्तन के अंदर और इसके लिए नृत्य करने की क्या वैल्यू। देखिए, जब हम भगवान कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं तो वो नृत्य संसार के लिए नहीं होता। वो नृत्य किसके लिए होता है राजेश जी? ठाकुर जी के लिए होता है। ठाकुर के लिए। और वो नृत्य अगर हमने कर लिया तो हमें संसार के सामने नृत्य नहीं करना पड़ेगा। यस सर, यस, बहुत अच्छी बात, बहुत समझ अच्छी। में आई मुझे बात? अभी आई, कोशिश कर रहा हूं, मेरे को कम समझ में आ रही, पर जितनी समझ में आई। और यही क्रक्स है सर, ये जो रोजाना आप 5-6 घंटे लगाते हो ना, डेली पूरे कार्तिक माह में लगाए हैं, उस उसका सारा मूल मंत्र आपने एक लाइन में दे दिया। बस ठीक है राजेश भाई, ये दया आप लोगों की बनी रहे मेरे ऊपर। मैं इसी तरीके से, मेरे को ठाकुर जी जैसे कह रहे हैं, मेरे को कौन प्यार, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। रहे हैं। बहुत तू बहुत कर अच्छा। प्रीतम से प्रीत, तेरे दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, तेरे दिन बीतते जाते हैं। तो यही राजेश भाई कृपा उनकी बरसती रहे, और हम इसी तरीके से मिलते रहें और हमेशा उनका नाम ध्यान करते रहें, और मैं आपके सामने इसी तरीके से प्रेजेंट होता रहूं, और मेरे अंदर कोई भी और चीज कलर ना आए, और मैं इसी कलर में डूबा रहूं। यही मैं मांग रहा हूं सर। राधे राधे। बहुत बहुत रात धन्यवाद अजीत कपिल भाई, एक भाई, हम कंट्रास्ट तो। बता रहा हूँ, एक कंट्रास्ट बता रहा हूँ, इसका उत्तर आप दोगे। किसी जज साहब ने मुझे क्या बोला कि कपिल भाई आपको कोई और भगवान और कोई प्रिय नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी बांके बिहारी, दूसरी राधा रानी सरकार। इसका दूसरा भाव भी है, हमें सिर्फ वही 2 लोग प्यारे हैं, कृष्णा, और एक जो हमें कृष्णा की याद दिलाया। हमें तीसरा प्यारा नहीं। ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं सबको बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई प्यारा है वो कृष्ण जी है, या वो जो मुझे कृष्ण जी की याद दिला रहा है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई। बहुत बहुत आज धन्यवाद। आज एक बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप कार्तिक मास में लगे हुए हो, और हम तो 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे ब्रिजवासी होकर के। और आप 3-3 4-4 घंटे सुबह, अर्ली मॉर्निंग में जब सारी दुनिया सोती रहती है, और कपिल भाई उठ करके और नहा धो करके और यात्रा में शामिल हो जाते हैं, जो कि असल मकसद है जिंदगी का। और उसके दर्शन हम तो कर लेते हैं। और कपिल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि राधा रानी की विशेष कृपा है कृपा है। आपके ऊपर, और ये कृपा आगे भी बनी रहे, राधा रानी की। और आप इसी तरह से हम लोगों को और हमारे सभी मेंबरों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से और ज्ञान दर्शन कराते रहें। और एक अलग, आज आपने राधा रानी के भी कार्तिक मास का महत्व भी बतलाया,
उसको भी इस तरह से नई नई चीजें जोड़ते रहे सर। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी शीघ्र बहुत। मिलेंगे। राधे राधे। और हम रथ यात्रा बहुत। निकालेंगे, अपने कोशिश करेंगे राजेश भाई, कीर्तन करेंगे। आपके सभी जो हमारे खास दोस्त हैं ना, सारे दिल्ली वाले, काकरा जी भी कलकत्ता, तो एक मेरी बड़ी इच्छा आ है, जाएंगे आ जाएंगे। एक हरि नाम कीर्तन जिसमें मेरे को डांस करने का सौभाग्य मिलेगा, मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जरूर आएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे सर, राधे।